तेरहवा और है मुग़ल सम्राट का सुदृढ़ीकरण और अकबर का काल। तो हम स्टार्ट करते हैं। जब हुमायूं बीकानेर से पीछे हट रहा था उस समय अमरकोट के राणा बहुत दिलेरी के साथ उसे शरण में सहायता दी। वहीं अमरकोट में 1182 में उसकी पत्नी ने अकबर को जन्म दिया, जो मुग़ल वंश का सबसे महान सम्राट साबित हुआ। जब हुमायूं वहां ईरान से भागा तो शिशु अकबर को उसके चाचा कामरान ने बंदी बना लिया। अकबर को किसने बना लिया बंदी? चाचा कामरान ने। लेकिन उसे अपने भतीजे के साथ अच्छा व्यवहार किया। ठीक है। हुमायूं द्वारा कंदहार पर कंदहार पर कब्जा करने के बाद अकबर को फिर से अपने माता पिता से वात्सल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, एक सेकेंड। प्राप्त हुआ। हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर पंजाब में कालावड़ नामक स्थान पर अफगान विद्रोह के खिलाफ युद्धरत मुगली फौज की कमान संभाले हुए था। कालावड़ में ही 13 साल 4 महीने की उम्र में उसके सिर पर मुगलिया वंश का ताज रख दिया गया था। वह ताज कांटों का ताज था। आगरा से परे अफगान लोग अब भी शक्तिशाली थे। हेमू के नेतृत्व में आखिरी फैसले के लिए नए सिरे से संगठित हो रहे थे। उधर काबुल पर शत्रु ने घेरा डाल दिया और पराजित अफगान नेता सिकंदर सूर शिवालिक की पहाड़ियों में भटक रहा था। परंतु अकबर के उस्ताद और हुमायूं के विश्वस्त प्रिय अधिकारी बैरम खां इस तरह तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य परिचय दिया। मुगल बादशाह का वकील बना दिया गया। खान का खिताब दिया गया। मुगल सेना उसके झंडे के नीचे संगठित होने लगी। हेमू की ओर उपस्थित खतरे को सबसे गंभीर माना जा सकता है। चुनार से लेकर बंगाल तक की सीमा का क्षेत्र शेर शाह के एक भतीजे आदिल शाह के अधिकार में था। हेमू ने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार में अधीक्षक के रूप में प्रारंभ किया, लेकिन आदिल शाह की सेवा उसके दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हुई। 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था, उनमें से एक में भी उसकी हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। आदिल शाह ने उसे विक्रमजीत का खिताब देकर अपना वजीर नियुक्त किया। शाह ने मुगलों को बाहर निकालने का दायित्व उसी को सौंपा। हेमू ने आगरा पर अधिकार कर लिया और 50,000 घुड़सवारों और 500 हाथियों और एक दास्ता तोपखाने के साथ दिल्ली की ओर बढ़ा। एक घमासान लड़ाई में हेमू ने दिल्ली के निकट मुगलों को हरा दिया और नगर पर कब्जा कर लिया, लेकिन बैरम खां ने इस स्थिति का सामना करने के लिए तत्परता से कदम उठाया। इससे क्या हुआ? उसकी जो तत्कालीन जो स्थिति थी, मुगल सेना में नए उत्साह का संचार किया और इसके पहलू हेमू ने दिल्ली में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। बैरम खां की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। मुगल और हेमू का नेतृत्व अफगान सेना के बीच पानीपत के मैदान में भिड़त हुई। मुगल और हेमू की भिड़त कहाँ हुई? पानीपत के मैदान में। ये कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में। यद्यपि एक मुगल टुकड़ी ने हेमू के तोपखाने पर पहले से ही कब्जा कर रखा था, तथापि लड़ाई का रुख हेमू के पक्ष में ही था। तभी हेमू की आंख में एक तीर लग गया। क्या हो गया? हेमू की आंख में तीर लग गया और वो मूर्छित हो गया। नेतृत्व विहीन अफगान सेना पराजित हो गई। हेमू को बंदी बनाकर मार डाला गया। इस प्रकार अकबर को अपना साम्राज्य नए सिरे से जीतना पड़ा। फिर आरंभिक दौर अमीरों के साथ संघर्ष 1556 से 1567। बैरम खां लगभग 4 वर्षों तक साम्राज्य का सूत्रधार बना रहा। इस दौरान उसने अमीरों को पूरे तौर पर नियंत्रण में रखा, काबुल पर आए खतरे को टाल दिया, साम्राज्य की सीमाओं को काबुल से लेकर पूर्व में जौनपुर और पश्चिम में अजमेर तक पहुंचा दिया, ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और रणथंभौर माला जीतने में पूरा जोर लगा दिया। इस बीच अकबर की वयस्कता, अकबर मतलब बड़ा हो गया, सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग उपभोग करते हुए बैरम खां ने बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों से नाराज कर लिया था। इसके खिलाफ शिकायत की गई। बैरम खां सिया है। बैरम खां कहते हैं सिया, और पुराने सरदारों की अपेक्षा करके अपने समर्थकों और सियाओं को ऊंचे पदों पर बिठा रहा है। यह आरोप अपने आप बहुत गंभीर नहीं थे, लेकिन बैरम खां उद्यत हो गया था। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि अकबर अब बालिग हो गया है। छोटी छोटी बातों पे अकबर के साथ उसका मतभेद हो जाता था। बादशाह को लगने लगा राजकाज को दूसरों के हाथों में ज़्यादा रहने देना ठीक नहीं है। अकबर ने चतुराई से काम लिया
और शिकार के बहाने उसे आगरा से रवाना करवा दिया। दिल्ली पहुंचा और दिल्ली में अकबर क्या हुआ, शिकार के बहाने चला गया और वहाँ से एक फरमान जारी कर दिया। दिल्ली में फरमान जारी करके उसने बैरम खां को वकील के पद से बर्खास्त कर दिया और सभी सरदारों को व्यक्तिगत रूप से दिल्ली आकर अपनी वफादारी का इजहार करने की हिदायत दी। बैरम खां को जब इस बात का पता एहसास हुआ तो अकबर सत्ता अपने हाथों में लेना चाहता है, तो उसे बादशाह का सत्ता सौंपने पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन दुश्मन तो उसे बर्बाद करने पर तुले हुए थे। उसका अपमान पर अपमान किए जा रहे थे, जिससे मजबूर होकर अंत में उसने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह से साम्राज्य में 6 महीने तक अनिश्चितता स्थिति में रहा। आखिर बैरम खां को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर होना पड़ा। अकबर ने बहुत सौहार्द के साथ उसका स्वागत किया और उसके सामने दरबार या दरबार से बाहर कहीं भी साम्राज्य की सेवा करने व हज के लिए मक्का चल जाने का विकल्प रखा, या तो समाज की सेवा करे या हज के लिए चला जाए। बैरम खां ने दूसरे यानी मक्का जाने का फैसला किया हज के लिए। वह मक्का जा रहा था, तभी अहमदाबाद के निकट पाटन नामक स्थान पर एक अफगान ने उसे, जिसकी रंजिश थी, उसे मार डाला। बैरम खां की पत्नी और एक उसका छोटा बच्चा अकबर के सामने आगरा लाए गए। बैरम खां ने विधवा रिश्ते से उसकी बहन लगती थी, जिससे विवाह कर लिया। बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। यही बालक आगे चलकर अब्दुल रहीम खाने खाना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। साम्राज्य के कुछ एक सर्वाधिकार महत्व के सैनिक पदों पर काम किया। बैरम खां ने अकबर के मुकाबले और बाद में उसके परिवार के साथ किए गए व्यवहार से अकबर के चरित्र की अपनी कुछ खास खूबियाँ उजागर होती है। यदि एक बार वह कोई काम करने का इरादा बना लेता था तो उसमें तनिक भी आगा पीछा नहीं करता था। जिस शत्रु के सामने उसने हार मान ली हो, उसके प्रति उदारता का व्यवहार करने में कुछ भी उठा नहीं रहा था। उसका व्यवहार करने में वो कुछ भी उठा नहीं रखता। बैरम खां के विद्रोह के दौर में अमीरों की कई गुट और कुछ अलग अलग अमीर भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय उठे। इनमें अकबर को पालने वाली माता महाम अंगा और रिश्तेदार भी शामिल थे। महाम अंगा शीघ्र ही राजनीति से विमुख हो गई और उनका बेटा आदम खां उतावले किस्म का विवेक शून्य युवक था। उसे मालवा पर आक्रमण करने वाली सेना की कमान देकर भेजा गया। वह स्वतंत्र व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा। इस पर उसके हाथ से कमान छीन ली गई और वजीर के पद की मांग की गई और उसने इस पर उसके हाथ से कमान छीन ली गई तो उसने वजीर के पद की मांग की। मांग मंजूर नहीं हुई तो वजीर को उसके दफ्तर में ही छुरा घोंप दिया। अकबर आग बबूला उठा। उसने किले के अंगूरों से उसे नीचे फेंकवा दिया और जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 1561 में फेंकवा दिया था, लेकिन अकबर को अपनी सत्ता की धाक पूरे तौर पर कायम करने में कई साल लगे। उमेरा वर्ग उज़्बेकों का एक जबरदस्त गुट था जो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन था। यद्यपि इन क्षेत्रों में शक्तिशाली अफगानों को दबाकर उसने साम्राज्य की अच्छी सेवा करी, परंतु बहुत उद्दत हो गए थे। युवा बादशाह की अनसुनी कर रहे थे। 1561 से 1567 के बीच कई बार विद्रोह कर बैठे। अकबर को उसके खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। हर बार अकबर उन्हें माफ़ करने पर राजी कर लिया गया। फिर 1565 में उन्होंने विद्रोह कर दिया तो अकबर ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो उसे जड़ से नहीं उखाड़ फेंकेगा, अपनी राजधानी जौनपुर में ही रखेगा। इसी बीच मिर्जाओं ने, जो तैमूर वंश के थे, वैवाहिक संबंध से अकबर से जुड़े हुए थे, बगावत के इलाकों में अवस्था फैला दी। सबसे प्रोत्साहित होकर मिर्ज़ा हकीम नामक अकबर का अकसुतला भाई, जिसने काबुल पर अधिकार कर लिया था, पंजाब में घुस गया और लाहौर का घेरा डाल दिया। उज़्बेक विद्रोह ने बाज़ाब्ता उसे अपना बादशाह घोषित किया। दिल्ली में हेमू के बंदी बनाए जाने के बाद अकबर के समक्ष उपस्थित ये सबसे गंभीर संकट था, परंतु अपने संकल्प और अपने हद तक सौभाग्य के बल पर अकबर ने इस मुसीबत पर विजय प्राप्त कर ली। जौनपुर में उसने लाहौर के लिए कूच किया और मिर्ज़ा हकीम को वहां से भागना पड़ा। इस बीच मिर्ज़ा के विद्रोह को कुचल दिया गया। मिर्ज़ा लोग मालवा की ओर भागे। वहां से गुजरात को अकबर लाहौर से जौनपुर लौटा। जब बरसात के मौसम में यमुना नदी उफान पर रही थी, इस समय में इलाहाबाद के निकट उसे पार करके उज़्बेक सरदार के नेतृत्व में सक्रिय विरोधियों को उसने भौचक्का कर दिया, उन्हें पूरी तरह से कुचल डाला। 1567 में
उज़्बेक नेता लड़ाई में मारे गए और इस तरह विद्रोह के एक लंबे सिलसिले का सरदार के लिए अंत हो गया। इससे सभी विद्रोही सरदार, यहाँ तक उसमें जो लोग स्वतंत्र थे होने का सपना देख रहे थे, वे आतंकित हो गए। अब अकबर ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए मुक्त था। साम्राज्य का प्रारंभिक विस्तार 1556 से 76 बैरम खां के अभिभावकत्व के समय मुगल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। अजमेर के मालवा उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जीत मालवा की थी। उन दिनों मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसके विभिन्न गुणों में उसकी संगीत प्रवणता और काव्य पटुता भी थी। इन दोनों कलाओं में के समान निष्प्रांत और अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध रूपमती के साथ बहादुर की प्रेम कहानियाँ लोकवादी थे। उसके काल में मांडू संगीत के लिए विश्वविख्यात केंद्र बन गया था, लेकिन बाज बहादुर ने अपनी सेना की ओर ध्यान नहीं दिया। मालवा पर किए गए आक्रमण का नेतृत्व अकबर को पालने वाली उसकी माता महाम अगन्ना के बेटे अनंगा के बेटे आदम खान ने किया था। बाज बहादुर बुरी तरह से पराजित हुआ और कब हुआ ये पराजित 1561 में, और लूट का भरपूर माल मुगलों को हाथे लग गया। इसमें रूपमती भी शामिल थी, जिसने आदम खां के हरम में जाने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर समझा। आदम खां और मालवा की प्रतिक्रिया हुई। बाज बहादुर ने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने में कामयाबी हासिल की। बैरम खां के विद्रोह को निपटने के बाद अकबर ने मालवा के खिलाफ दूसरी बार सेना भेजी। बाज बहादुर को मालवा छोड़कर भागना पड़ा और कुछ समय के लिए मेवाड़ के राणा के शरण में चला गया। एक इलाके से दूसरे इलाके कुछ दिन भटकने के बाद आखिर वह अकबर के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने उसे मनसबदार बना लिया। इस प्रकार मालवा का विस्तृत प्रदेश मुगल शासन के अधीन हो गया। लगभग इसी समय मुगल सेना में गठकटंगा राजद्रोह डाला। इस राज्य में नर्मदा घाटी और आधुनिक मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा शामिल था। इन दोनों प्रदेशों को एक करने का श्रेय अमन दास को जाता है, जिसका जीवन काल 15वीं सदी के उत्तरार्ध में पड़ता है। अमन दास ने रायसेन को जीतने में गुजरात के बहादुर शाह की मदद की थी, जिसने उसे संग्राम शाह का खिताब दिया था। गढ़कटंगा राज्य में गोंड और राजपूत सरदारों के कई छोटे छोटे इलाके शामिल थे। कहते हैं राजा के पास 20,000 घुड़सवार, एक विशाल पैदल वाहिनी, 1,000 हाथी थे, लेकिन ये आंकड़े कहाँ तक विश्वसनीय हमें मालूम नहीं। संग्राम शाह ने महोबा के प्रसिद्ध चंदेल राजघरानों की एक राजकुमारी से अपने एक बेटे का विवाह करके अपनी स्थिति सुधारने कर ली। यह पत्नी और कोई नहीं, इतिहास प्रसिद्ध रानी दुर्गावती थी। रानी को शीघ्र ही वैधव्य का दुर्भाग्य झेलना पड़ा। नाबालिग बेटे को गद्दी पर बिठा दिया और बहुत ओज और उत्साह के साथ राज करने लग गई। वह बहुत अच्छी निशानेबाज वह थी, धनुष बाण और बंदूक दोनों हथियारों के मामले में। वह शिकार की शौकीन थी। एक समकालीन विवरण के अनुसार उसका ये दस्तूर था कि जब कभी भी उसे किसी शेर के दिखाई देने की खबर लगती तो वह उसे मार नहीं देती जब तक उसे मार देती तब तक पानी नहीं पीती। उसके पड़ोसी राज्यों में कई सफल युद्ध हुए। इन पड़ोसियों में एक था बाज बहादुर। जाहिर है मुगलों की मालवा विजय के बाद ये सीमावर्ती मुठभेड़ें चलती रही। इसी बीच रानी की बेशुमार दौलत, अतुल्य सौंदर्य की कहानियां सुनकर इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खां का लोभ जाग उठा। बुंदेलखंड की ओर से 10,000 घुड़सवारों को लेकर बढ़ चला। रानी के सिर आए इस आसन संकट का लाभ उठाकर गणा के कुछ अर्ध स्वतंत्र शासकों ने गौण पराधीनता का जुआ अपने कंधों से उतार फेंका। इस प्रकार रानी के पास एक छोटी सी सेना ही रह गई, लेकिन आसफ खां ने सेना से जमकर लोहा लिया। घायल हो जाने के बाद वो बहादुर से लड़ती रही। जब उसे लगने लगा कि हार निश्चित है और उस पर बंदी बनाए जाने का खतरा है, तो उसने खुद ही छुरा घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद आसफ खां ने आधुनिक जबलपुर के निकट रानी की राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया। अबुल फजल कहता है कि लूट में इतने जवाहरात, सोना चांदी और दूसरी मूल्यवान वस्तु मिली कि उसने एक अंश का हिसाब लगाना असंभव था। लूट के इस सारे माल में आसफ खां ने दरबार में सिर्फ 200 हाथी भेजे, बाकी सब अपने पास रख लिए। रानी की छोटी बहन कमला देवी को भी दरबार में भेज दिया। उज्बेक विद्रोहियों से निपटने के बाद अकबर ने आसफ खां को गैर कानूनी तौर पर हत्याई गई बेशुमार दौलत अपने हवाले देने पर मजबूर कर दिया।
मालवा की सीमा पर स्थित 10 दुर्ग लेकर गढ़कटंगा संग्राम शाह के छोटे बेटे चंद्र शाह को लौटा दिया। अगले 10 वर्षों के दौरान अकबर ने राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। बंगाल और सूरत भी जीत लिया। राजपूत राजों की विजय के सिलसिले में उसने एक महत्वपूर्ण कदम चित्तौड़ पर किया, जो था उस पर आक्रमण। अभेद्य दुर्ग को जिसने अपने इतिहास के दौर में कितनी घेराबंदी को झेला था, मध्य राजस्थान पर अधिकार करने की कुंजी माना जाता है। आगरा से गुजरात पहुंचने वाला सबसे छोटा रास्ता चित्तौड़ होकर ही गुजरता था। सबसे बढ़कर चित्तौड़ में तो राजपूतों की प्रतिरोध की भावना का प्रतीक था। अकबर को लगा चित्तौड़ को जीते बिना वह अन्य राजपूत शासकों की प्रभुता स्वीकार करने का प्रयत्न नहीं कर सकता। 6 महीनों की जबरदस्त घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पराजित हुआ। कब हुआ ये? 1568 में। अपने सरदारों के सुझाव पर किले को प्रसिद्ध योद्धा जयमल और पन्ना के जिम्मे छोड़कर राणा उदय सिंह पहाड़ियों पर जा बैठा। आसपास के इलाकों में बहुत से ठिकाना किसानों ने भी किले में पनाह ली थी। उसकी रक्षा का सक्रिय योगदान दिया। मुगलों ने किले में प्रवेश किया और किसानों और 3000 राजपूत योद्धाओं का कत्लेआम मचा दिया। अकबर के शासन में इस तरह का पहला और अंतिम नरसंहार था। राजपूत योद्धाओं ने भी अपनी सामर्थ्य और शत्रु पर अधिक से अधिक खून बहाकर वीरगति प्राप्त की। सूरवीर जयमिल और पन्ना के सम्मान में अकबर के आगरे के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इन दोनों की पत्थर की मूर्तियां स्थापित करने का आदेश दिया। चित्तौड़ के पतन के बाद रणथंभौर को जीता गया, जो राजस्थान के प्रसिद्ध शक्तिशाली दुर्ग में से प्रसिद्ध था। इन जीतों के फलस्वरूप बीकानेर, जैसलमेर सहित अधिकांश राजपूत राज्यों के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ प्रतिरोध करता रहा। बहादुर शाह की मृत्यु के समय गुजरात बहुत बदहाल चला गया। इस धरती की उर्वरता, अति उन्नत शिल्प और बाहरी दुनिया के साथ आयात निर्यात व्यापार के केंद्र के रूप में इसका महत्व था। यह तमाम ऐसी बातें थी जिनके कारण गुजरात पर अधिकार करने के लिए युद्ध का सहारा लेना कोई घाटे का सौदा नहीं था। हुमायूं ने कुछ समय तक गुजरात पर राज किया था। इस आधार पर अकबर उस पर अपना दावा करता था। एक और कारण था कि वह दिल्ली के निकट अपने विद्रोह में विफल होकर मिर्जा लोग को गुजरात में शरण ली थी। अकबर को यह मंजूर नहीं था। इतना समृद्ध प्रदेश प्रतिद्वंदी शक्ति का केंद्र बन गया। 1572 में अकबर ने अजमेर के रास्ते पहुंचकर अहमदाबाद पर चढ़ बैठा। अहमदाबाद ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर ने मिर्जाओं की ओर ध्यान दिया और भरूच, बड़ौदा और सूरत पर अधिकार कर लिया। काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। काम्बे में, ठीक है। एक नाव पर सवार होकर उसने लहरों का मजा लिया। पुर्तगाली व्यापारियों की एक मंडली भी वहां आकर पहली बार उसे मुलाकात की। इस समय तक पुर्तगालियों ने अपनी समुद्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और वे भारत के एक साम्राज्य की स्थापना का मंसूबा बांध रहे थे। अकबर की गुजरात विजय ने उनके इस मंसूबे पर पानी फेंक दिया। अकबर की सेना सूरत पर घेरा डाले हुए थी। स्वयं उसने 200 लोगों की एक छोटी सी टुकड़ी लेकर आमेर के मानसिंह और भगवान दास भी शामिल थे। माही नदी पार की और मिर्जाओं पर हल्ला बोल दिया। कुछ समय के लिए अकबर की जिंदगी खतरे में पड़ गई। उसके हमले की दूरदाता के सामने मिर्जाओं के पैर उखड़ गए। इस प्रकार गुजरात पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो गया। अकबर की पीठ फेरते ही गुजरात में विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया। यह समाचार पाकर अकबर आगरा से चल पड़ा। ऊँटों, घोड़ों और गाड़ियों पर सिर्फ 9 दिन में राजस्थान को लांग गया। 11वें दिन वह अहमदाबाद पहुंचा और 6 हफ्तों में लगने वाली इस यात्रा में केवल 3000 सिपाही अकबर के साथ दे पाए। इतने सिपाहियों में 20,000 शत्रु सेना को परास्त कर दिया। ये कब क्या? 1573 में। इसके बाद अकबर ने अपना रुख बंगाल की ओर रुख किया। बंगाल और बिहार में अफगानों का बोलबाला कायम था। उन्होंने उड़ीसा पर भी आक्रमण किया और वहां के राजा को मार डाला। लेकिन अकबर को नाराज न करने के ख्याल से अफगान शासक ने अपने को विधिवत राजा घोषित नहीं किया और खुतबा पढ़कर अकबर के नाम से ही पढ़ता था। अफगानों की आंतरिक कलह और शासक दाऊद खान द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा से अकबर को मौका मिल गया, जिसकी ताक में वो बैठा था। अकबर ने साथ में नावों का एक बड़ा बेड़ा लेकर कूच किया और माना जाता है अफगान राजा के पास 40,000 सुसज्जित घुड़सवारी, 1.5 लाख पैदल सिपाही और कई हजार बंदूकें, हाथियों, युद्धपोतों और एक मजबूत बेड़े की विशाल वाहिनी थी। अकबर पूरे तौर पर सावधान नहीं होता और अफगानों के पास एक सुयोग्य नेता होता तो हुमायूं और शेरशाह वाली
दास्तान फिर दोहराई जा सकती थी। अकबर ने सबसे पहले पटना पर अधिकार करके बिहार में मुगल संचार को सुरक्षित किया। इसके बाद खान ए खाना मुनेम खां और अनुभवी खान ए खनन मुनेम खां नामक एक अनुभवी सेनापति को अभियान की जिम्मेदारी सौंपकर अकबर खुद आगरा लौट गया। मुगल सेना ने बंगाल पर आक्रमण किया। घमासान लड़ाई के बाद दाऊद को शांति की याचना के लिए विवश होना पड़ा। कुछ ही दिन बाद उसने फिर से विद्रोह कर दिया। बंगाल और बिहार में मुगलों की स्थिति अभी भी कमजोर थी, तथापि मुगल सेना अधिक सुसंगठित थी और बेहतर नेतृत्व प्राप्त था। 1576 में बिहार में एक जबरदस्त लड़ाई में दाऊद खां पराजित हुआ और उसे वहीं मार दिया गया। इस प्रकार उत्तर भारत का अंतिम अफगान राज्य मिट गया। इसी के साथ अकबर के साम्राज्य का विस्तार का प्रथम चरण पूरा हो गया। प्रशासन गुजरात विजय के बाद एक दशक के दौरान अकबर को अपने साम्राज्य की प्रशासनिक समस्याओं की ओर ध्यान देने का अवसर मिला। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक तंत्र अस्त व्यस्त था, इसलिए अकबर को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। अकबर के सामने एक बड़ी समस्या भू राजस्व व्यवस्था समझ थी। शेरशाह ने एक प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसके तहत जोते गए क्षेत्रों की पैमाइश करवाकर उसकी एक केंद्रीय अनुसूची रे तैयार किया जाता था कराई जाती थी, जिसमें जमीन के उपजाऊपन के आधार पर किसानों की फसलवार देनदारियां तय कर दी जाती थी। इस अनुसूची को हर साल कीमतों के केंद्रीय अनुसूची में तब्दील कर दिया जाता था। अकबर ने शेरशाह की प्रणाली को अपनाया और शीघ्र ही उसका पता चल गया कि कीमतों की केंद्रीय अनुसूची तय करने में बहुत देर लगती है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। उपज को नगद रकम में तब्दील करने के लिए जिन कीमतों को पैमाना बनाया जाता था, वे आमतौर पर शाही दरबार में प्रचलित कीमतें होती थीं, जो स्वभावतः ग्रामीण इलाकों की कीमतों से ज़्यादातर होते हैं। मगर किसानों को तो अपनी फसल ग्रामीण इलाकों की कीमतों पर बेचनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने अपनी निर्धारित उपज से अधिक हिस्से से हाथ धोना पड़ता है। अतः अकबर ने वार्षिक राजस्व निर्धारण की प्रणाली फिर से प्रारंभ करी। कानून को लोगों को जो जमीन के वंशागत जोतदार और साथ ही स्थानीय परिस्थितियों को भली भांति अवगत स्थानीय अमले में हुआ करते थे, आदेश दिया कि वे वास्तविक उपज, खेती की हालत, स्थानीय कीमतों आदि के बारे में जानकारी भेजें। लेकिन बहुत से इलाकों में कानून को बेईमान होते थे और वास्तविक उपज को छिपा लेते थे। वार्षिक उपज निर्धारण से किसानों और राज्य को बहुत कठिनाई होती थी। गुजरात से लौटने 1573 के बाद अकबर ने भू राजस्व व्यवस्था की ओर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना प्रारंभ किया। पूरे उत्तर भारत में ककूरी नामक जाने वाले अमले भर्ती किए गए। उनमें प्रत्येक को 1 करोड़ दाम वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही कानूनगों के द्वारा भेजे गए तथ्य तथा आंकड़ों की जांच करते थे। वास्तविक उपज, स्थानीय कीमतों, उत्पादकता आदि के बारे में कानूनगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अकबर ने एक नई प्रणाली शुरू की, जो कब की 1580 में, जिसे 10 साला कहते हैं। इस प्रणाली के पिछले 10 साल के दौरान अलग अलग फसलों की औसत उपजों और उसकी औसत कीमतों का हिसाब लगाया गया। औसत फसल का 1/3 भाग राज्य का हिस्सा तय करता था, लेकिन राजस्व की मांग नकद की शकल में सामने रखे गए। यह काम पिछले 10 साल की औसत कीमतों की अनुसूची के आधार पर उपज में राज्य के हिस्से को नकद में तब्दील कर दिया गया। इस प्रकार राज्य में हिस्से में पड़ने वाली 1 बीघा जमीन की उपज मन में बताई गई, लेकिन औसत कीमतों के आधार पर राज्य का हिस्सा प्रति बीघा रुपयों में तय किया गया। बाद में इसमें और सुधार किया गया। हिसाब में स्थानीय कीमतों को ध्यान रखा गया। इतना ही नहीं, एक ही किस्म की उपज वाले अलग अलग परगनों को भी पृथक राजस्व प्रधान हलकों में समूहबद्ध कर दिया। इस प्रकार किसानों को न केवल स्थानीय उपज के आधार पर बल्कि स्थानीय कीमतों के आधार पर राजस्व अदा करना पड़ता था। इस प्रणाली के कई लाभ थे। जिस समय लोहे की कड़ियों से जुड़े बांस के लग्घों में बोए गए रकमों को नापा जाता था, उस समय किसान और राज्य दोनों को मालूम हो जाता था कि राजस्व कितना होगा। सूखे, बाढ़ आदि के कारण फसलें नष्ट हो जाती थी तो किसान को भू राजस्व में छूट दी जाती। पैमाइश की इस प्रणाली को और इस पर आधारित राजस्व निर्धारण को जब्ती कहा जाता था। अकबर ने इस प्रणाली को लाहौर से इलाहाबाद तक मालवा और गुजरात में लागू किया। 10 साला प्रणाली जब्ती प्रणाली का
और भी सुधारोप था। ठीक है, 10 साला जब्ती प्रणाली का क्या था, सुधारोप था। अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की और प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। सबसे आम और शायद सबसे पुरानी प्रणाली का नाम था बटाई या गल्ला बख्शी। इस प्रणाली में उपज निर्धारित अनुपात में किसानों और राज्यों के बीच बांट दी जाती थी। फसल बोने के बाद और काटा कर बोझा बांधने के बाद अगर खेत में खड़ी होती थी तो उसी समय बांट दी जाती थी। इस प्रणाली को बहुत न्यायपूर्ण माना जाता था, लेकिन इसके लिए फसल की कटनी तथा उसके पकते वक्त ईमानदारी सरकारी अमलों की एक फौज की मौजूदगी की जरूरत रहती थी। कुछ परिस्थितियों में किसानों को जब्ती और बटाई के बीच चुनाव करने की छूट होती थी। उदाहरण के लिए फसल बर्बाद होने के बाद उसके सामने विकल्प रखे गए कि बटाई के तहत किसान को जिन्स या नकद में अदायगी की छूट होती थी। कपास, तिलहनों, गन्ना आदि की फसल के राज्य आमतौर पर नकद अदायगी चाहते थे। किसान इसे नकदी फसल कहा करते थे। अकबर के अधीन व्यापक रूप से प्रचलित तीसरी प्रणाली का नाम था नशक। मालूम होता है कि इसका मतलब किसानों द्वारा अतीत में अदा किए गए जाने वाले राजस्व के आधार पर मौजूदा देनदारी के बारे में बताया गया मोटा हिसाब होता था। इसलिए कुछ आधुनिक विद्वानों की राय है कि राजस्व निर्धारण की एक अलग पद्धति नहीं बल्कि किसानों की देनदारियों को हिसाब लगाने का एक तरीका था। कुछ विद्वानों का विचार था इसका मतलब फसल के निरीक्षण और अतीत के अनुभव दोनों के आधार पर मोटा अंदाजा लगाकर पूरे गांव द्वारा तय राशि तय करना था, जिसे कानगुत या आकलन कहते हैं। कुछ इलाकों में राजस्व निर्धारण की दूसरी स्थानीय पद्धति भी चलती थी। भू राजस्व तय करने में कृषि के सातत्य का स्थान रखा जाता था। जमीन पर लगभग हर साल खेती की जाती थी, जिसे पोलस कहा जाता था। जब उनमें खेती नहीं की जाती थी उसे परती कहा जाता था। जब परती जमीन में खेती की जाती थी तो उसे पूरा राजस्व पोलस देना पड़ता था। जो जमीन लगातार 2-3 साल तक पड़ती रहती थी उसे चाचर कहा जाता था, जिसमें ज़्यादातर खेती पड़ती रहने वाली जमीन को बंजर कहते थे। इन पर राजस्व रियायतों की दर से निर्धारित किया जाता था, लेकिन खेती धीरे धीरे शुरू हो जाने से राजस्व की दर धीरे धीरे बढ़ती चली गई और 5वें और 8वें साल पूरी या पोलस की अदायगी करनी पड़ती थी। इस तरह उपयुक्त जमीन की खेती शुरू करने के काम में सहायता करता था। इसके अलावा जमीन को उत्तम, मध्यम और निम्न कोटि में विभाजित किया जाता था। राज्य का दावा 1/3 उपज पर होता था, लेकिन जमीन की उत्पादकता, राजस्व निर्धारण और पद्धति आदि के अनुसार इनमें फर्क भी पड़ता था। कृषि के सुधार और विस्तार में अकबर की गहरी दिलचस्पी थी। अमलों को किसान से पितवत व्यवहार करने को कहा गया। उसे जरूरत के वक्त किसानों को बीज, औजारों और पशुओं के लिए ऋण देना पड़ता था और आसान किस्तों में उसकी वसूली करनी होती थी। उसे किसानों को अधिक से अधिक जमीन में खेती करने और बेहतर किस्म की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित करना होता था। इलाके के जमींदारों को भी इन प्रयत्नों में सहयोग करने को कहा गया था। जमींदारों को उपज की एक हिस्सा लेने के लिए मेरूसी वंशानुगत हक मिलता था। किसानों को अपनी जमीन जोतने का मोरूसी हक था। जब तक वे राजस्व अदा करते रहते थे उन्हें बेदखल नहीं किया जाता था। 10 साला प्रणाली 10 साला बंदोबस्त नहीं थी, यह ना ही स्थायी बंदोबस्त थी। 10 साला प्रणाली राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार था, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ अकबर की व्यवस्था 17वीं सदी के अंत तक मुगल साम्राज्य की भू राजस्व की प्रणाली का आधार बनी रही। जब्ती प्रणाली का संबंध टोडरमल से जोड़ा जाता है और कभी कभी इसे टोडरमली व्यवस्था भी कहा जाता है। टोडरमल एक मेधावी राजस्व अधिकारी था जिसने कुछ समय के लिए शेरशाह के अधीन भी काम किया था, परंतु वो अकबर के अधीन उभरने वाले कुशल राजस्व अधिकारियों में से एक था। फिर मनसबदारी पर था। ये शक्तिशाली सेना के बिना अकबर न अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार कर सकता था और न उस पर नियंत्रण स्थापित कर सकता था। इस प्रयोजन के लिए उसने अपने अधिकारियों के वर्ग और सेना को संगठित किया और इनके लिए जरूरी था। अकबर ने मनसबदारी पद्धति के द्वारा इन दोनों लक्ष्यों को सिद्ध कर दिया। इस पद्धति के अधीन उसे प्रत्येक अधिकारी का एक दर्जा या मनसब दिया जाता था। सबसे निचला दर्जा 10 का था और इसके ऊपर का दर्जा 500 का था, जो सरदारों व अमीरों के लिए होता था। शाही घरानों के लोगों को भी इससे ऊंचा मनसब दिया जाता था। अकबर के शासनकाल के अंतिम दौर में 5 हजारी मनसब को बढ़ाकर 7 हजारी मनसब बना दिया गया।
और मिर्जा अजीज कोका राम राजा मान सिंह, इन 2 सरदारों को उच्चतम मनसब से सम्मानित किया। इस परिसीमा को बुनियादी तौर पर औरंगजेब के शासनकाल में कायम रखा गया। ये दर्जे मोटे तौर पर 2 भागों में विभक्त थे, जात या सवार। जात का मतलब था व्यक्तिगत, और जात से व्यक्ति का व्यक्तिगत दर्जा निर्धारित होता है। वेतन भी तय होता है। सवार दर्जा सूचित करता है कि उसे कितने सवार रखना अपेक्षित है। जिस व्यक्ति को अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के रूप में अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी, उसके दर्जे की पहली कोटि में रखा जाता था, जिससे आधे सवार रखना अपेक्षित हुआ करते थे। उसे दूसरी कोटि में जिससे उससे भी कम सवार रखना अपेक्षित होता था, उसे तीसरी कोटि में रखा जाता था। इस प्रकार हर मनसब में 3 कोटियां हुआ करती थी। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि सरदार लोग जो भी सवार भर्ती करें वो अनुभवी हो, उसके पास अच्छे घोड़े हों। इस उद्देश्य से सिपाहियों की एक मेमने का चेहरा रखी जाती थी। उसे घोड़े को शाही निशान से दाग दिया जाता था। इसे दाग प्रणाली कहते थे। प्रत्येक सरदार को समय समय पर निरीक्षण करके अपनी टुकड़ी को हाजिर करना पड़ता था। निरीक्षण का कार्य इसी प्रयोजन से नियुक्त अधिकारी करते थे। घोड़े का निरीक्षण बहुत बारीकी से किया जाता था। अरबी या इराकी नस्ल के घोड़े अच्छे घोड़े रखे जाते थे। आदर्श स्थिति यह थी कि 10 घुड़सवार के लिए मनसबदार 20 घोड़े रख सकता था। यह जरूरी था कि कूच के दौरान घोड़े बदलने पड़ते थे। ऐसा लड़ाई में करना पड़ता था। केवल एक घोड़े वाले सवार को आधा सवार माना जाता था, जबकि 10:20 के अनुपात में नियम पालन किया जाता था। मुगल अश्वारोही सेना प्रभावकारी बनी रही। ऐसी व्यवस्था की गई कि हर अमीर या सरदार की टुकड़ी में मुगल, पठान और हिंदुस्तानी राजपूत चारों जातियों के सवार हों। इस प्रकार अकबर ने कबीलाई और संकीर्णतावादी शक्तियों को कमजोर करने की कोशिश की। मुगल और राजपूत सरदारों को केवल मुगल या राजपूत सैनिकों की टुकड़ियां रखने की सुविधा दी गई, लेकिन कालांतर में मिश्रित टुकड़ियों का आम नियम बन गया। सरदारों के अलावा इन टुकड़ियों में बंदकूची, धनुधर, रास्तों का पता लगाने और उन्हें साफ करने के लिए सैनिकों की भर्ती की जाती थी। वेतनों में फर्क होता था। सवार का औसत वेतन 20 रुपये माहवारी था। ईरानी और तूतरानियों ने कुछ ज़्यादा दिया जाता था। पैदल सैनिकों को मासिक 3 रुपये मिलते थे। सैनिकों को देय वेतन की राशि मनसबदार की व्यक्तिगत वेतन में जोड़ दिया जाता था। मनसबदारों को नकद के बदले जागीरदार दी जाती थी। कभी कभी उन्हें नकद वेतन भी दिया जाता था। अकबर को जहागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी जड़ इतनी गहरी जमी हुई थी कि वो उसे मिटा नहीं सका। चूँकि जागीरदार का कोई वंशानुगत अधिकार प्रदान नहीं करती थी और संबंधित क्षेत्र में मौजूद अलग अलग वर्गों के अधिकारों में दखल नहीं देती थी, इसलिए उसका मतलब सिर्फ यह था कि जो भू राजस्व राज्य का दावा किया जाता था उसे जागीर के पास चला जाता था। मुगलों के अधीन विकसित मनसबदारी प्रथा एक विलक्षण और विशिष्ट व्यवस्था थी, जिसका भारत से बाहर ऐसी किसी प्रसिद्ध व्यवस्था से कोई साम्य नहीं था। मनसबदारी प्रथा का मूल चंगेज खां की व्यवस्था में देखा जा सकता है, जिसने अपनी सेना का संगठन दासमिक प्रणाली के आधार पर किया था। कमान की सबसे इकाई 10 हुआ करती थी और सबसे तोमन 10,000 के सिक्के 10,000 की, जिसके सेनापति को खान कहा जाता था। मंगोल प्रणाली में कुछ हद तक सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था को प्रभावित किया। सल्तनत काल में हमें क्रमशः 100 और 1000 के सिपाहियों के नायक के बारे में सुनने को मिलता है। 100 सिपाहियों को नायक साधी या 1000 का हजारा कहलाता था। लेकिन बाबर और हुमायूं के अधीन सैन्य व्यवस्था को हम ठीक ठाक जानकारी नहीं है। मनसबदारी प्रथा कब प्रारंभ हुई, इस संबंध में काफ़ी विवाद है। यद्यपि सवार का दर्जा पहले ही विद्यमान था, परंतु वर्तमान खोजें बताती हैं कि जात और सवार की दोहरी व्यवस्था शासन के 40वें वर्ष यानी 1595 से 96 में लागू की गई। 500 जात के नीचे के दर्जे वाले मनसबदार 500 से लेकर 2500 तक के जात वाले लोग अमीर और 250 से ऊपर वाले जात वाले लोग अमीर उम्दा या फिर उम्दा आजम कहलाते थे। लेकिन कभी कभी मनसबदार शब्द का प्रयोग तीनों दर्जों के लिए होता था। रुतबे के अलावा इस वर्ग में एक और महत्व था। अमीर और अमीर या अमीर ए उद्दा के अधीन दूसरा अमीर या फिर मनसबदार काम कर सकता था, लेकिन मनसबदार के अधीन नहीं। इस प्रकार 5000 जात वाले व्यक्ति के अधीन
500 की जात वाला अमीर या मनसबदार काम करता था। 4000 दर्जे वाले व्यक्ति के दिन 400 तक की जात वाला मनसबदार काम कर सकता था। ये कोटियाँ कठोर नहीं थी। आमतौर पर लोग निम्न मनसबदार पर नियुक्त किए जाते थे और अपनी योग्यता या बादशाह की कृपा के बल पर धीरे धीरे तरक्की करके ऊंचे मनसबदार प्राप्त कर सकते हैं। सजा के तौर पर मनसबदार का दर्जा नीचे गिराया जा सकता था। इस प्रकार वस्तुतः सैनिकों और असैनिकों का एक ही सेवा संवर्ग था। लोग अधिकतर सरकारी सेवाओं में निम्नतम सोपान पर प्रवेश कर अमीर या फिर अमीर योद्धा के दर्जे पर ऊपर जाने की आशा करते थे। इस हद तक योग्य व्यक्ति के लिए सरकारी सेवा में तरक्की का रास्ता खुला हुआ था। मनसबदार से यह आशा की जाती थी कि वह अपने वेतन में निर्धारित संख्या में रखे जाने वाले घोड़ों, हाथियों और भरवाई पशुओं यानी ऊँटों, खच्चरों, गाड़ियों पर होने वाले खर्च को पूरा करें। उदाहरण के लिए 5000 मनसबदार को 340 घोड़े, 100 हाथी, 400 ऊँट, 100 खच्चर और 160 गाड़ियाँ रखनी पड़ती थी। बाद में इनका रख रखाव केंद्रीय प्रशासन के द्वारा किया जाने लगा। उसका खर्च मनसबदार को अपने वेतन से पूरा करना पड़ता था। घोड़े 6 वर्गों में बांटे गए थे और हाथी 5 वर्गों में। इस वर्गीकरण का आधार उनकी खूबियाँ थी। घोड़े और हाथियों के वर्गों की संख्या सावधानी से निर्धारित की जाती थी। इसका कारण था कि अच्छी नस्लों के घोड़े और हाथियों को बहुत महत्व दिया जाता था। उन्हें सैनिक तंत्र का अनिवार्य अंग माना जाता था। दरअसल उन दिनों घोड़े और हाथियों सेना का मुख्य आधार थे। यद्यपि तोपखाने का महत्व तेजी से बढ़ता जा रहा था, सेना को गति देने के लिए परिवहन दल बहुत महत्वपूर्ण था। इन खर्चों को पूरा करने के लिए मनसबदारों को अच्छे वेतन दिया जाते थे। 5000 मनसबदार को मासिक 30,000 रुपये, 3000 मनसबदार को 17,000 रुपये और हजारी को 8,200 रुपये दिए जाते थे। यहाँ तक कि सिर्फ 100 के दर्जे वाले साधी को भी सालाना 7,000 रुपये मिल जाते थे। मोटे तौर पर वेतन का 1/4 भाग परिवहन यानी दल पर खर्च किया जाता था। तब भी मुगल मनसबदार विश्व में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवा वर्ग का सदस्य होता था। अकबर अश्वारोही का एक विशाल दल अपने अंगरक्षक के रूप में रखता था। उसके पास घोड़े की एक विशाल अस्तबल था। वह अपने पास भद्र सवारों का भी दल रखा था। और ये कुलीन पर घरानों में ऐसे लोग होते जिनके पास सैनिक टुकड़ी रखने के लिए साधन नहीं थे। फिर जिन्होंने बादशाह को प्रभावित किया उन्हें 8-10 घोड़े रखने को दिए जाते थे। वे 800 रुपये तक का ऊंचा मासिक वेतन पाते थे। वे केवल बादशाह के प्रति जिम्मेदार होते थे और उनकी हजारी एक अलग अधिकारी करता था। इन लोगों की तुलना में मध्यकालीन यूरोप में नाइटों से की जा सकती है। अकबर घोड़ों और हाथियों का बहुत शौकीन था। वह तोपखाने का एक शक्तिशाली दस्ता भी रखता था। तोपों में उसकी खास दिलचस्पी थी। उसने ऐसी तोपें बनवाई जिसके हिस्सों को अलग करके उसने हाथियों को ऊँटों पर ढोया जा सकता था। किलों को भेदने के लिए भारी तोपें भी होती थी। इनमें से कुछ इतनी भारी होती थी कि उसे खींचने के लिए 100-200 बेलों और कई हाथियों की जरूरत पड़ती थी। बादशाह जब कभी राजधानी से बाहर निकलता था तो उसके साथ एक तोपखाना भी चलता था। हमें नहीं मालूम कि अकबर ने कभी कोई नौसेना खड़ी करने की योजना बनाई या नहीं। एक सशक्त नौसेना का अभाव हमेशा मुगल काल में भारी कमजोरी बना रहा। अगर अकबर के पास समय होता तो वो शायद इसकी और ध्यान देता। उसने हिंदू युद्ध नौकाओं का एक मजबूत बेड़ा अवश्य बनवाया। बंगाल को जीतने के लिए उपभोग भी किया। कुछ नार्वे में तो 30-30 मीटर की लंबी थी और कुछ टन पानी से हटाती थी नावें। सरकार का संगठन। स्थानीय शासन के संगठन में अकबर ने कोई परिवर्तन नहीं किया। परगने और सरकारी पूर्ववत कायम रही। सरकार के मुख्य अधिकारी फौजदार और अमलगुजार होते थे। फौजदार जो होते शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होते थे और जो अमलगुजार होता था काम भू राजस्व निर्धारित करना था, उसे वसूल करना था। साम्राज्य में प्रदेश जागीर, खालिसा और इनाम में विभाजित थे। जागीर कैसे? खालिसा और इनाम में। खालिसा गाँव की आमदनी सीधे राइस खाने में जाती थी और इनाम वह भूमि होती थी जो विद्वानों और
तत्वों को आवंटित की जाती थी। जागीरें अमीर और रानियों के सहित शाही परिवारों के सदस्यों के बीच आवंटित होती थी। अमल गुजारों से समान तौर पर सभी प्रकार की जोतों पर निगाह रखने की आशा की जाती थी, ताकि उनके इलाके में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली संबंधी शाही नियमों का पालन किया जा सके। केवल स्वशासी राजा ही अपने प्रदेशों को पारंपरिक भू राजस्व प्रणाली में जारी रखने की सुविधा दी थी। वैसे अकबर ने उन्हें भी भू राजस्व प्रणाली को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अकबर ने केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के संगठन पर विशेष ध्यान दिया। उसकी केंद्रीय शासन प्रणाली दिल्ली सल्तनत के काल में विकसित शासन संरचना पर आधारित थी, लेकिन विभिन्न विभागों के कार्यों को सावधानी के साथ पुनः गठित किया गया और राजकाज के संचालन के लिए बारीकी से नियम बनाए गए। इस प्रकार ने शासन प्रणाली को एक नई शक्ल दी और उसमें जान फूकी। मध्य एशियाई और तैमूरी परंपरा एक सर्वशक्तिमान वजीर रखनी थी, जिसके अधीन विभिन्न विभागों के प्रधान काम करते थे। वह राजा और प्रशासन के बीच का मुख्य कड़ी होता था। कालांतर में सैन्य विभाग का एक अलग विभाग बन गया। न्याय विभाग हमेशा एक पृथक विभाग रहा। इस प्रकार व्यवहारतः सर्वशक्तिमान वजीर की अवधारणा का त्याग कर दिया गया और तथापि वकील की हैसियत से बेरम का सर्वशक्तिमान वजीर ही सत्ता का उपभोग करता रहा। अकबर ने केंद्रीय प्रशासन तंत्र को विभिन्न विभागों के बीच सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर पुनः गठित किया और विभागों के बीच पारस्परिक अंकुश और प्रति संतुलन के उसूल को शामिल किया। वकील के पद को समाप्त नहीं किया, लेकिन उसकी सारी सत्ता खत्म कर दी और मुख्य रूप से सजावटी पद बन गया। ये पद समय समय पर महत्वपूर्ण सरदारों को दिया गया, लेकिन प्रशासन में उनकी कोई खास भूमिका नहीं थी। राजस्व विभाग का प्रधान वजीर ही रहा। आमतौर पर वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जिसका सरदारों के बीच कोई खास ऊंचा स्थान हो। बहुत से सरदारों ने मनसब वजीर के पद मनसब से ऊंचे होते थे। इस प्रकार वह राजा का मुख्य सलाहकार ही नहीं होता था, बल्कि वह राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ भी होता था। इस स्थिति को कम पर जोर देने के लिए अकबर ने इस पदाधिकारी को वजीर के बजाय आमतौर पर दीवान या दीवान ए आला कहा। कभी कभी कई व्यक्तियों से दीवान की जिम्मेदारी का निर्वाह संयुक्त रूप से करने को कहा जाता था। दीवान अभी आय व्यय के लिए जिम्मेदार होता था और खालिसा जागीर या इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। सैन्य विभाग का प्रधान मीर बख्शी कहलाता था। सरदारों के संगठन का प्रधान नहीं बल्कि मीर बख्शी माना जाता था। इस पद पर सिर्फ सरदारों का ही नहीं नियुक्त किया जाता था। मनसबदारों पर नियुक्ति या तरक्की के लिए सिफारिश मीर बख्शी के जरिए ही होती थी। राजा के सिफारिश पर स्वीकार करने के बाद पुष्टि के लिए दीवान के पास भेजी जाती थी। जो नव नियुक्त मनसबदार के नाम पर जागीर भी आवंटित करता था। तरक्की के मामले में इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता था। साम्राज्य की खुफिया और सूचना एजेंसी का प्रधान भी मीर बख्शी होता था। खुफिया अधिकारी बरीद और सूचना अधिकारी वाक्का नवीस साम्राज्य के सभी हिस्सों में तैनात किए जाते थे। मीर बख्शी की रिपोर्ट दरबार के सम्राट के समय पेश करता था। इस तरह देखा जा सकता है कि दीवान और मीर बख्शी लगभग एक दूसरे के समकक्ष होते थे, एक दूसरे पर अंकुश का काम करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी मीर सामान होता था। वह सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। हरम की ज़रूरतों को सारा सामान वही जुटाता था और वही व्यवस्था करता था। इसमें बहुत सारे सामान शाही कर्मशालाओं की देखरेख में बनाए जाते थे, जिन्हें कारखाना कहते हैं। सरदारों पर सम्राट का पूर्ण विश्वास होता था। इस पद पर नियुक्त किए जाते थे। राज दरबार में शिष्टाचार का पालन, शाही अंगरक्षकों का नियंत्रण इसी अधिकारी की समान देखरेख में हुआ करता था। न्याय विभाग चौथा महत्वपूर्ण विभाग था। इसका प्रधान आला काजी होता था। कभी कभी एक ही व्यक्ति को आला काजी या आला सरदार, इन दोनों पदों पर नियुक्त किया जाता था। आला सरदार सभी धर्मार्थ अनुदानों के लिए जिम्मेदार होता था। इस प्रकार पदाधिकारियों को हाथों में काफ़ी सत्ता होती थी। वह लोगों को उपकृत करने की स्थिति में हुआ करते थे। अकबर के आला काजी अब्दुनी के भ्रष्टाचार और धन लोलुपता के कारण यह पद काफ़ी बदनाम हो गया। विभिन्न लोगों के जिम्मे जो दान भूमि थी, उसकी सावधानी से जांच पड़ताल करने के बाद भी अकबर ने इनाम की भूमि को जागीर और खालिसा भूमि से अलग कर दिया। इनाम की ज़मीनों को दान और उसके प्रबंध के लिए साम्राज्य को 6 हलकों में बांट दिया गया। इनाम भूमि के दानों की 2 विशेषता उल्लेखनीय हैं।
एक तो यह है कि अकबर ने अपनी सुचिंतित नीति बना ली थी। इनाम भूमि को सभी सुपात्रों दी जाए, चाहे वह किसी भी धर्म के हो। अकबर द्वारा कई हिंदू मठों के दिए गए भूमिदान को सनदें आज भी सुरक्षित हैं। दूसरे, अकबर ने यह नियम बना दिया था कि इनाम भूमि की आधी ऐसी प्रति जमींदारी होंगी जो कि खेती बाड़ी के लायक हों। इस तरह इनाम भूमि पाने वाले लोगों को कृषि का विस्तार करके प्रोत्साहित किया जाता था। अकबर ने अपनी दिनचर्या इस तरह बनाई थी कि जिसमें रिया और मंत्रियों को उनसे मिलने वाली सुविधा प्राप्त हो सके। दिन की शुरुआत राजमहल के झरोकों में खड़े होकर रियाया को दर्शन देने से करता था। अपने शहंशाह की एक झलक पाने के लिए लोग हर रोज़ बड़ी तादाद में इकट्ठे होते थे। जरूर होता था कि उस समय वे अपनी अर्जियाँ भी उनके सामने पेश कर देते थे। इन अर्जियों को या तो मौके पर निपटा दिया जाता था या दर्शन के तुरंत बाद लगाए जाने वाले दरबार आम या खुले दरबार में इन पर कार्रवाई की जाती थी। दरबार मध्याह्न तक चलता था, जिसके बाद बादशाह भोजन और विश्राम के लिए हरम में चला जाता था। मंत्रियों को मिलने के लिए अलग अलग समय हुआ करते थे। गुप्त मसरूए के लिए मंत्री आमतौर पर अकबर के गुसल खाने की बगल के एक कमरे में बुलाए जाते थे। इसी कालांतर से गुप्त मसरूए के कमरे को गुसल खाना कहा जाने लगा। 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांट दिया। ये थे बंगाल, बिहार, इलाहाबाद, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, काबुल, अजमेर, मालवा, गुजरात। हर सूबे में एक सूबेदार दीवान बख्शी, सदर काजी वाक्यानवीस नियुक्त किया जाता था। इस प्रकार अंकुश और प्रति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया गया। राजपूतों संबंध। राजपूतों के साथ अकबर के संबंधों को देश के शक्तिशाली राजा और जमींदारों के प्रति मुगल नीति की पृष्ठभूमि देखना चाहिए। जब हुमायूं लौटकर भारत आया तो उनने इन तत्वों को दिल जीतने के लिए सुविचारित नीति प्रारंभ की। अबुल फजल कहता है कि जमींदारों को खुश करने के लिए उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उदाहरण के लिए भारत को एक बहुत बड़े जमींदार जमाल खां मेवाती, हसन खां मेवाती का चचेरा भाई और हुमायूं की अधीनता स्वीकार करने के बाद बादशाह ने जमाल खां को सुंदर कन्या से विवाह कर लिया और उसकी छोटी बहन की शादी बैरम खां से करवा दी। कालांतर में अकबर ने इस नीति का विस्तार किया। अकबर के गद्दी पर बैठते ही आमेर का राजा भारमल उसके दरबार में आया। बादशाह के मन में उसके प्रति व्यवहार की बहुत अच्छी छाप पड़ी, क्योंकि वह अब एक पागल हाथी के भय से लोग इधर उधर भाग रहे थे। उस समय भारमल की अगुवाई से राजपूत जनता वहाँ डटे रहे। 1562 में अकबर अजमेर जा रहा था तो उसे मालूम हुआ कि स्थानीय मुगल सूबेदार भारमल को परेशान कर रहा है। भारमल ने व्यक्तिगत रूप से अकबर से मिलकर उसके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया और अपनी छोटी लड़की हरका बाई का विवाह अकबर से करके अपने साथ संधि को पुख्ता कर दिया। मुस्लिम शासकों और हिंदू राजाओं की बेटियों के बीच विवाह कोई असामान्य बात नहीं थी। 14वीं 15वीं सदियों में देश के विभिन्न भागों में ऐसे कई विवाह जिनका हम ऊपर कर चुके हैं। जोधपुर के शक्तिशाली राजा मालदेव ने अपनी बेटी बाईकनका का विवाह गुजरात के सुल्तान महमूद से और लाल बाई का विवाह सूर बादशाह इस्लाम शाह से कर दिया था। खुद भारमल ने अपनी बड़ी लड़की का विवाह हाजी कचान खां से कर दिया था, जो इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद अलवर का वास्तविक शासक बन बैठा था। इनमें अधिकांश विवाह को फलस्वरूप संबद्ध परिवारों के बीच कोई स्थिर व्यक्तिगत संबंध कायम नहीं हो पाया। जिन लड़कियों का इस तरह विवाह कर दिया जाता था वे आमतौर पर अपने ससुराल की होकर रह जाती थी, कभी मायके नहीं लौटती थी। अकबर ने इससे कुछ भिन्न नीति अख्तियार की। उसने अपनी हिंदू पत्नियों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी और उनके माता पिता, सगे संबंधियों, सरदारों की जमात पर सम्मान दिए। भारमल को एक बड़ा सरदार बना दिया। उसका बेटा भगवान दास 5000 दर्जे तक पहुँच गया था और पोते मान सिंह को तो अकबर ने सबसे ऊंचा 7000 दर्जा दे दिया था। यह दर्जा अकबर ने केवल एक और सरदार को दिया था, वह था अजीत खां फूफा, जो उसका दूध भाई था। अकबर ने कछुआ शासकों से अपने विशेष संबंध और इस तरह का परिचय दिया। शिशु हजदा दानियाल को आमेर भेज दिया गया ताकि भारमल की पत्नियां उसका लालन पालन करें। जब 1572 में अकबर ने जल्दबाजी में गुजरात के लिए कूच किया तो भारमल को आगरा की जिम्मेदारी सौंप दी गई। शाही परिवार की सभी स्त्रियां तब वहीं थीं। यह बहुत बड़ा सम्मान था जो निकट संबंधियों, अति विश्वास सरदारों को ही दिया जाता था। अकबर ने मैत्री संबंध के शर्त के तौर पर वैवाहिक संबंधों पर जोर नहीं दिया।
रणथंभौर में हड़काओं के साथ उसका कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, फिर भी अकबर सदा उनका सम्मान करता रहा। राव सुरजन हांडा को गढ़कटंका की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर वह तरक्की करके 2000 दर्जे तक पहुंच गया। इस प्रकार बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार करके वह ने सिरोही और बांसवाड़ा के राजाओं के साथ उसका कोई रिश्तेदारी कायम नहीं की। अकबर की राजपूत नीति के साथ धार्मिक सहिष्णुता की नीति को सुखद संयोग था। 1564 में उसने जजिया कर उठा लिया। उलमा लोग कभी कभी गैर मुसलमानों को अपमानित करने के लिए इसका दुरुपयोग भी करते थे। गलती से मुस्लिम सर्वोच्चता और प्रभुत्व का प्रतीक मान लिए गए। अकबर ने इस तीर्थकर को पहले ही समाप्त कर दिया था। इसी प्रकार युद्धबंदियों को जबरती मुसलमान बनने के चलन को भी समाप्त कर दिया। चित्तौड़ विजय के बाद अधिकांश प्रमुख राजाओं ने अकबर की प्रभुत्ता स्वीकार कर ली और व्यक्तिगत से उसके समक्ष उपस्थित होकर उसके प्रति सम्मान का इजहार किया। जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जो एकमात्र मुगल प्रभुत्ता स्वीकार न करने पर अड़ा हुआ था वो था मेवाड़। यद्यपि चित्तौड़ और उसके पास के मैदानों इलाकों में मुगल प्रभुत्व के अधीन आ गए, तथापि उदयपुर और पहाड़ी इलाके जो मेवाड़ के बृहत्तर भाग थे अब भी राणा के नियंत्रण में ही थे। 1572 में राणा उदय सिंह का बेटा राणा प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा। अकबर ने एक के बाद एक कई दूतमंडल भेजकर राणा को इस बात के लिए राजी करने की कोशिश की कि वो मुगल प्रभु सत्ता स्वीकार कर ले और व्यक्तिगत रूप से बादशाह के प्रति सम्मान का इजहार करे। इन दूतमंडलों में एक नेता स्वयं था मान सिंह। राणा ने सभी दूतमंडलों पर पूरा स्वागत किया। उसने मान सिंह को अपमानित किया और ये कहता ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, संभवतः प्रतीक नहीं होता है कि अपने शत्रु के साथ भी सद्व्यवहार करने वाले शिष्ट और सूरवीर राणा ने मान सिंह के साथ दुर्व्यवहार किया होगा। मान सिंह के बाद एक दूतमंडल भगवान दास के नेतृत्व में और एक राजा टोंडमाल की अगुवाई में भेजा गया। एक समय तो लगने लगा था कि राणा समझौते के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे जो शाही पोशाक भेजी थी उसने धारण कर लिया था। अपने बेटे अमर सिंह को अकबर के प्रति व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने और सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान दास के साथ दरबार में भेज दिया था, लेकिन अंतिम समझौता नहीं हो पाया क्योंकि सोवान राणा अकबर का यह आग्रह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर शहंशाह के प्रति सम्मान का प्रदर्शन करें। इसके अलावा यह भी मालूम पड़ता है कि मुगल चित्तौड़गढ़ को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन राणा को यह बात मंजूर नहीं थी। 1576 के आरंभ में अकबर अजमेर पहुंचा और मान सिंह को 5000 की एक फौज लेकर राणा पर आक्रमण करने का काम सौंपा। इस हमले के खिलाफ पूर्वानुमान करते हुए राणा ने चित्तौड़ के आसपास पूरे इलाके को उजाड़ बना दिया ताकि मुगल फौज पहुंचे तो कोई रसद पानी न मिल पाए। उसने पहाड़ी पर पड़ने वाले सभी दरों की नाकाबंदी कर दी। राणा की तत्कालीन राजधानी कुंभलगढ़ तक जाने वाले रास्तों पर पड़ने वाली तंग घाटी में उसने, जो कि हल्दी घाटी के नाम से जानी जाती है, दोनों पक्षों के बीच घमासान लड़ाई हुई। राजपूत योद्धा के अलावा राणा की सांगा में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी ने के साथ अफीम खां सूर कर रहा था। इस प्रकार हल्दी घाटी की लड़ाई हिंदू और मुसलमानों की, भारतीयों और विदेशियों के बीच लड़ाई नहीं थी। भीलों से राणा ने अच्छा मैत्री संबंध स्थापित कर लिया था, सो उसकी सेना को भीलों को भी छोटी सी टुकड़ी में शामिल कर लिया। राणा की सेना में 3000 सैनिक होने का अनुमान है। राजपूत और अफगानों में धावा बोला, मुगल सेना बिखर गई, लेकिन तभी यह अफवाह फैल गई कि अकबर स्वयं वहां पहुंच गया है। इससे मुगल सेना संभल गई। मुगल कुमुक के पहुंचने पर युद्ध का रुख पलट गया और राजपूतों के पैर उखड़ने लगे। यह देखकर राणा बचकर भाग निकला। मुगल फौज इतनी थक गई थी कि उसमें राणा का पीछा करने का उत्साह नहीं रह गया, लेकिन कुछ समय बाद वह घाटी से होकर आगे बढ़ी और गोंडा को जीतने मजबूत ठिकाने, जिसमें राणा ने पहले खाली कर दिया था, कब्जा कर लिया। राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया। हल्दी घाटी की पराजय से राणा के स्वतंत्र संघर्ष के संकल्प में कोई कमी नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए वह लड़ रहा था वह पहले ही समाप्त हो चुका था। अधिकांश राजपूत राजाओं ने मुगल प्रभुत्ता को स्वीकार कर लिया था। अकबर ने शाही सेवा में राजपूत राजाओं को मुगल सरदारों की बराबरी के दर्जे में ऊंचे स्थान देने, प्रजा के साथ धार्मिक उदारता और सहिष्णुता का व्यवहार करने के लिए तथा जो लोग कल तक शत्रु थे उनके साथ शिष्ट व्यवहार करने की नीति अपनाकर राजपूतों के साथ अपनी मित्रता को
पुख्ता कर लिया। इसलिए राणा प्रताप की मुगलों के सामने सिर न झुकाने की टेक का राजपूत राज्यों पर कोई असर नहीं हुआ। वस्तुतः इन राज्यों को इस बात का एहसास हो गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों में छोटे छोटे राज्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के आग्रह को लंबे समय तक डटे रहना असंभव था। इसके अतिरिक्त राजपूत राजाओं को काफ़ी परिणाम और स्वायत्तता प्रदान करके अकबर ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जिसे वह लोग स्वास्थ्य हितों के लिए हानिकारक नहीं मानते। तथापि किसी भी राजपूत राज्य की सहायता बिना लगभग अकेले दुर्भिक्ष मुगल साम्राज्य के सिर को ऊंचा करते रहने में राणा का भी संकल्प राजपूत शौर्य और अपने प्रिय सिद्धांतों के लिए और त्याग वाले बलिदान के मार्ग के अनुसरण करने की उज्ज्वल गाथा है। राणा प्रताप ने छिटपुट तौर और छप्पन मलाई में जो पद्धति अपनाई थी उसके बाद दक्कनी सेनापति मलिक अंबर और शिवाजी ने निखार दिया। यहाँ तक कि यहाँ अकबर और राणा के संघर्ष का विशद वर्णन आवश्यक नहीं है। कुछ समय तक अकबर ने राणा पर बहुत अधिक दबाव डाले। मुगलों ने डुंडुपुर, बांसवाड़ा, सिरोही राज्यों में मेवाड़ के अधीन उनके मित्र थे जिन्होंने राणा का समर्थन दिया था, खूब तबाही मचाई। अकबर ने इन राज्यों को जीत कर इनके साथ अलग से संध्या की और राणा प्रताप को भी और अकेला पड़ गया। मुगल सेना एक जंगल से दूसरी घाटी और उसका पीछा करती रही। मुगलों ने कुंभलगढ़ और उदयपुर दोनों के ऊपर कब्जा किया। राणा को अकथनीय विपत्तियां झेलनी पड़ी, परंतु भील सरदारों के समर्थन के बल से वो डटा रहा। इसी बीच अकबर ने अनंत व्यस्त हो जाने का राणा पर मुगलों का दबाव कम हो गया। बंगाल और बिहार में अकबर के द्वारा कुछ सूत्रधारों के खिलाफ 1579 में विद्रोह भड़क उठा और उधर गड़बड़ी का फायदा उठाने के लिए अकबर का एक पोषक भाई मिर्जा हकीम भी पंजाब में घुस गया। इस प्रकार अकबर के सामने अत्यंत गंभीर आंतरिक संकट उपस्थित हो गया। 1585 में अकबर ने उत्तर पश्चिम में खतरनाक परिस्थिति की निगाह रखने के लिए पंजाब में डेरा डाल उसे 12 वर्षों तक वहीं रखा। राणा प्रताप के खिलाफ कोई मुगल सेना नहीं भेजी गई। इस स्थिति का लाभ उठाकर राणा प्रताप ने कई प्रदेशों पर फिर से कब्जा कर लिया। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के आसपास के इलाके भी शामिल थे। इस दौर में आधुनिक डुंडुपुर के निकट चावड़ में नई राजधानी बसाई गई। यह एक गहरा चुभा तीर निकालने के अंदर घाव लग जाने से 1557 में मात्र 51 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। मेवाड़ के अलावा अकबर ने मारवाड़ में भी विरोध का सामना करना पड़ा। मालदेव की मृत्यु 1562 में हुई। उसके बेटों के बीच उत्तराधिकार के लिए झगड़ा शुरू हो गया। मालदेव का कनिष्ठ पुत्र चंद्रसेन, जो राजा की सबसे प्रिय रानी का बेटा था, गद्दी पर बैठा। मुगलों के दबाव के कारण उसने अपने राज्य के कुछ हिस्से पर अपने बड़े भाई को जागीर के तौर पर देने पड़े, लेकिन चंद्रसेन को यह बात अच्छी नहीं लगी। कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया। इस पर अकबर ने मारवाड़ पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दिया। कारण यह भी कि अकबर गुजरात को सारो सामान की आपूर्ति करने के मार्ग में, जो कि जोधपुर से होकर गुजरता था, निर्बाध बनाना चाहता था। जोधपुर पर कब्जा कर लेने के बाद अकबर ने उसकी देखरेख के लिए राय सिंह बीकानेरी को नियुक्त किया, परंतु चंद्रसेन ने छापामार लड़ाई की पद्धति अपनाकर प्रतिरोध जारी रखा। कुछ समय बाद मेवाड़ में शरण लेनी पड़ी उसे। वहाँ भी मुगल सेना उसके पीछे लगी है और एक जगह से दूसरी जगह भागता रहा। आखिर 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। 1-2 साल बाद अकबर ने जोधपुर का प्रशासन चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को सौंप दिया। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उदय सिंह ने अपने बेटा जगत गोसाइया जोधाबाई, जिसका नाम ज़्यादा था, का विवाह अकबर के ज्येष्ठ पुत्र सलीम से कर दिया। इस विवाह में इस तरह पहले की भांति सिर्फ लड़कियों का डोला नहीं उठा, बल्कि बारात बजाते राजा के घर गई और जहाँ भी वहाँ कई हिंदू विद्वानों को अपनाया गया। यह बात तब की जब अकबर लाहौर में निवास करा था। बीकानेर और बूंदी के राजाओं से भी अकबर के नज़दीकी संबंध थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में बादशाह की विशिष्ट सेवा की। 1593 में जब राय बीकानेरी के दामाद की पालकी से गिरकर मृत्यु हुई तो राजा की संवेदना प्रकट करने अकबर खुद उसके पास गया और राजा की बेटी सती होना चाहती थी, लेकिन अकबर ने उसे अपने छोटे छोटे बच्चों की खातिर ऐसा ना करने पर राजी कर लिया। अकबर की राजपूत नीति
मुगल साम्राज्य और राजपूतों दोनों के लाभदायक सिद्ध हुई। राजपूतों से मित्रता के फलस्वरूप मुगल साम्राज्य को भारत के सबसे दुर्भिक्ष योद्धाओं की सेवा प्राप्त हुई। साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए राजपूतों को अविचल निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस मित्रता के कारण राजस्थान में शांति स्थापित हुई। अब राजपूत लोग अपने वेतन के बारे में निश्चित रहकर देश के दूर दूर हिस्सों में काम कर सकते थे। शाही सेवा में भर्ती किए जाने के राजपूत राजा बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचने की आशा कर सकते थे। उदाहरण के लिए आमेर के भगवान दास को लाहौर का संयुक्त सूबेदार नियुक्त किया गया था और उनके बेटे मान सिंह को काबुल का सूबेदार बनाया गया था। बाद में बिहार और बंगाल का सूबेदार भी नियुक्त किया गया। अन्य राजपूत राजाओं को भी इस समय अलग अलग दौरे आगरा, अजमेर और गुजरात जैसे सामरिक महत्व के प्रदेशों में सूबेदार बनाया गया। साम्राज्य के ऊंचे सरदारों के रूप में उन्हें अपने अपने राज्य के अलावा बड़ी बड़ी जागीरदारें भी दी गई थी, जिनकी आय के स्रोतों में अभिवृद्धि हुई। अकबर की राजपूत नीति को उसमें उत्तराधिकारी जहांगीर और जहांगीरदार ने भी जारी रहा। जहांगीर की माँ एक राजपूत राजकुमारी थी और स्वयं जहांगीर भी कछुआ कुल की एक कन्या के साथ और साथ ही जोधपुर की राजकुमारी के साथ की जैसलमेर बिकार के राजघरानों की राजकुमारी में भी उसे ब्याही हुई थी। राजघरानों के राजा और जहांगीर ने उच्चतम सम्मान दिया, परंतु जहांगीर की मुख्य उपलब्धि यह रही थी कि उसने मेवाड़ के साथ चले जा रहे लंबे झगड़ों को खत्म कर दिया। राणा प्रताप के बाद उसका बेटा अमर सिंह गद्दी पे था। अकबर ने अमर सिंह से अपनी शर्तें मनवाने के लिए कई बार उसके खिलाफ सेना भेजी। 2 अवसरों पर मुगल सेना का नेतृत्व स्वयं जहांगीर ने किया, लेकिन उसे कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। 1605 में गद्दी सीन होने के बाद जहांगीर ने तत्परता से कार्रवाई की और एक के बाद एक करके 3 आक्रमण किए और इनसे राणा के संकल्प नहीं डिगा। 1613 के आक्रमण का निर्देशन करने के लिए जहांगीर खुद अजमेर पहुंच गया। शारदा खुर्रम बाद में जहां शाह को मेवाड़ के पहाड़ी इलाकों पर आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना कर भेजा गया। मुगल सेना के भारी दबाव, आबादी की भयंकर तबाही, खेतीबाड़ी की बर्बादी के बाद आखिर परिस्थिति ने पलटा। बहुत से सरदार मुगलों से जा मिले और बाकी ने राणा पर सुलह के लिए दबाव बनाया। राणा के बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजने का निश्चय किया। राजकुमार दरबार में पहुंचा, उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। जहांगीर ने गद्दी से उठकर दरबार में उसे गले से लगा लिया और उपहारों में लाद दिया। राणा की प्रतिष्ठा की रक्षा करने के लिए जहांगीर ने आगरा छोड़ दिया और स्वयं उसके समकक्ष उपस्थित होकर उसके सम्मान का प्रदर्शन करे और उसकी सेवा में शामिल हो गए। राजपूत राजकुमार करण को 5,000 मनसबदारी दी थी, जो कि पहले जोधपुर, बीकानेर, आमेर के राजा को दी गई थी। 1500 घुड़सवारों की टुकड़ी में मुगल शहंशाह की सेवा करनी पड़ी। राणा के सारे प्रदेश उस चित्तौड़ में शामिल किया, उसे वापस दे दिए, परंतु चित्तौड़ के सामरिक महत्व को देखते हुए शर्त लगा दी कि उसके किले की मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। इस प्रकार अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को जहांगीर ने पूरा करा और राजपूत से मुगल साम्राज्य की मित्रता और भी अधिक पुख्ता बना। विद्रोह और मुगल साम्राज्य का और विस्तार। अकबर की जिस नई प्रशासन व्यवस्था का वर्णन हमने ऊपर किया, उसको लागू करने के लिए स्वभावतः प्रशासन तंत्र की चुस्ती आई। अमीरों की शक्ति पर अंकुश लगा दिया, प्रजा के हितों का अधिक ध्यान रखा जाना, मगर बहुत से सरदारों को यह सब अच्छा नहीं लगा। क्षेत्रीय स्वतंत्रता की भावना अब भी प्रबल थी, खासतौर पर गुजरात, बंगाल, बिहार और सूबों में स्वतंत्र राज्यों की संगठन लंबी परंपरा चल रही थी। राजस्थान में राणा प्रताप की स्वाधीनता के लिए संघर्ष जारी रखा। इसी माहौल में अकबर को एक के बाद एक कई विद्रोह का निपटना पड़ा। पुराने शासक वंश के एक प्रतिनिधि के स्वतंत्र होने के प्रयत्नों के कारण गुजरात को 2 वर्षों तक अशांत रहा। इस दौर में सबसे गंभीर बंगाल और बिहार का विद्रोह था, जो कि कानपुर में फैल गया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण जागीरदार के घोड़ों को दागने की प्रथा थी। उसकी आमदनी का कड़ा लेखा जोखा था।
इस विद्रोह को हवा दी गई कुछ उन्होंने अकबर के उदार विचारों को नाखुश थे। बादशाह द्वारा ऐसे मुक्त भूमि दानों को वापस ले लिया गया। उन्हें नागवाज गुजरा। उन्होंने समय समय पर गैर कानूनी तौर पर प्राप्त किए थे। काबुल के शासक अकबर के पौषक भाई मिर्ज़ा हरमन इस विद्रोह को शह दी और विद्रोह की सहायता के लिए उसने यह आशा दिलाई कि वो उपयुक्त समय पर पंजाब पर आक्रमण करेगा। साम्राज्य के पूर्वी हिस्सों में अफगानों में सत्ता दूर हो जाने के बाद अफगान लोग असंतुष्ट थे। इस तरह विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार बैठे थे। विद्रोह में साम्राज्य को 2 साल 1580 से 81 में अस्त व्यस्त अवस्था में रखा। अकबर के सामने बहुत नाजुक स्थिति उपस्थित हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने स्थिति को जिस गलत तरीके से निपटने की कोशिश की, उसका नतीजा यह हुआ कि बंगाल और लगभग पूरा बिहार विद्रोह के हाथों चला गया, जिन्होंने मिर्ज़ा हकीम को अपना बादशाह घोषित किया था। यहाँ तक कि उन्होंने एक उलमा से यह फतवा भी जारी कर दिया कि सभी मुसलमान अकबर के खिलाफ मैदान में उतर जाएं। लेकिन अकबर परिस्थिति से घबराया नहीं। अकबर ने राजा टोडरमल के नेतृत्व में एक सेना बंगाल और बिहार के खिलाफ भेजी। दूसरी राजा मानसिंह के सेनापति में मिर्ज़ा हकीम के विरुद्ध। टोडरमल से परे जोर से और बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ा। मिर्ज़ा हकीम के आक्रमण के पहले उसने पूर्व की स्थिति पर काबू पा लिया। मिर्ज़ा हकीम ने 15,000 घुड़सवारों के साथ लाहौर पर कब्जा कर लिया और राजा मानसिंह और भगवान दास के प्रबल विरोध के कारण से जीत नहीं सका। उसे आशा थी कि पंजाब में बहुत से सरदार अकबर के खिलाफ विद्रोह करके उसके साथ हो जाएंगे, लेकिन यह आशा भी झूठी साबित हुई। इसी बीच अकबर ने 50,000 घुड़सवारों की एक विशाल और सुसंगठित फौज के साथ लाहौर की ओर बढ़ चला। मिर्ज़ा हकीम के पास तेजी से पीछे हट जाने के अलावा उसके पास कोई चार्जर नहीं रह गया था। इस सफलता की चरम परिणति ले जाते हुए अकबर ने काबुल पर आक्रमण कर दिया 1581 में। यह पहला अवसर था जब किसी भारतीय शासक ने इस शहर में कदम रखा था, जो कि मिर्ज़ा हाकिम ने अकबर की प्रभुत्ता स्वीकार करने और व्यक्तिगत उसके प्रति अपनी अधीनता का प्रदर्शन करने के लिए उसके पास आने से इनकार कर दिया, जिससे भारतीय सरदारों और सैनिकों को परेशानी होती। इसलिए अकबर काबुल की जिम्मेदारी अपनी बहन को सौंप कर भारत लौट आया। एक स्त्री के राज्य स्वप्न अकबर की विशाल हृदयता और उदारता का परिचायक है। अपने विरोधियों पर अकबर की विजय न केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता थी, बल्कि उससे भी यह साबित होता कि नई प्रणाली की जड़ें जम रही थी। अब वह साम्राज्य की सीमाओं को और भी फैलाने में मुफ्त था। दक्कन में लंबे समय से उसकी दिलचस्पी थी, लेकिन उसे जीतने के लिए कोई कदम उठाता उससे पहले उत्तर पश्चिम में स्थिति फिर से बिगड़ गई। मुगलों का बेरी अब्दुल्ला खां उज़्बेक मध्य एशिया में धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। 1584 में उसने बादशाह को, जिसमें तैमूरी का शासन था, जीत लिया। उसका अगला लक्ष्य काबुल था। अब मिर्ज़ा हाकिम बदया से खदेड़े गए और तैमूरी शासक इन दोनों ने अकबर की सहायता की याचना की, और लेकिन अकबर ने कुछ कर इससे पहले ही शराबखोरी के कारण मिर्ज़ा हकीम काबुल को आसान अवस्था में छोड़कर चल बसा। अकबर ने मानसिंह से काबुल पर आक्रमण करने को कहा और खुद अटक की ओर चल पड़ा। उज़्बेकों के सभी रास्तों को रोक देने के ख्याल से उसने कश्मीर के खिलाफ 1586 में और बलूचिस्तान के विरुद्ध सेनाएं भेजीं। लद्दाख तथा बलिस्तान, जिसे तिब्बत खुद और या तिब्बत बुजुर्ग कहा जाता है, सहित पूरे कश्मीर पर मुगल प्रभुत्व स्थापित हो गया। बलिस्तान के सरदार की एक पुत्री का विवाह सलीम से कर दिया गया। विद्रोही कबीलाइयों ने खैबर दर्रे से रुकावट डाल रखी थी, उस पर भी हमले किए। इन्हीं में से एक हमले में अकबर का प्रिय पात्र और सेनापति बीरबल मारा गया। लेकिन अफगान कबीलों ने धीरे धीरे मुगलों के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। उत्तर पश्चिम प्रदेशों में साम्राज्य के प्रभुत्व को एक सुव्यवस्थित आधार प्रदान करना और साम्राज्य की प्राकृतिक सीमा स्थापित करना था। अकबर द्वारा संपादित 2 महत्वपूर्ण कार्य थे। अकबर की सिंध विजय यानी 1590 से सिंधु से होकर पंजाब के व्यापार का रास्ता खुल गया। 1598 में लाहौर में ही जमा रहा। इस साल अब्दुल्ला रुज़ेक की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही मुगल साम्राज्य के लिए उज़्बेकों का खतरा समाप्त हो गया।
उत्तर पश्चिम से लौट रहे अकबर ने पूर्वी और पश्चिमी भारत में दक्कन में अपना ध्यान केंद्रित किया। उन दिनों उड़ीसा पर अफगान सरदारों का प्रभुत्व था, लेकिन बंगाल के मुगल सूबेदार राजा मान सिंह ने उसे जीत लिया। मान सिंह ने कूच बिहार और ढाका सहित पूर्वी बंगाल के कुछ हिस्सों को भी जीत लिया। अकबर के पोषक भाई मिर्ज़ा अजीज कोका ने पश्चिम में काठियावाड़ को जीता। खान ने खनान मुनीम खां को शहजादे मुराद के साथ दक्कन की जिम्मेदारी सौंपी गई। दक्कन की घटनाओं का लेखा जोखा हम एक अलग अध्याय में प्रस्तुत करेंगे। इतना बता देना प्राप्त होगा कि 16वीं सदी का अंत होते होते अहमदनगर और मुगलों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था, जिससे अब मुगल मराठों के प्रत्येक संपर्क में आ गए। इस प्रकार 16वीं सदी के अंत तक उत्तर भारत का राजनीतिक एकीकरण संपन्न हो चुका था। मुगलों ने दक्कन में पैर जमाना शुरू कर दिया था। इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि विश्व साम्राज्य के विशाल जनमानस का सांस्कृतिक और भावनात्मक एकीकरण साथ साथ चलता रहा। राज्य, धर्म और सामाजिक सुधार हम देख चुके हैं 15वीं सदी में किस प्रकार देश के विभिन्न भागों में कई शासकों ने हिंदू और मुसलमानों की भी सद्भावना को बढ़ावा देने की कोशिश करी। इस प्रयोजन में उन्होंने संस्कृत साहित्य का अनुवाद फारसी में करवाया और स्थानीय भाषा और लेखकों को प्रश्रय दिया। धार्मिक संस्था की अधिक उदार नीति अपनाई गई थी। कुछ ने तो हिंदुओं को दरबारों और सेनाओं में महत्वपूर्ण पद भी दिए। यह भी हम देख चुके हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में कवि नानक चैतन्य जैसे संतों की एक श्रृंखला हिंदुत्व और इस्लाम की तात्विक एकता पर जोर दिया तथा बाह्य डंबरों और इलामी पुस्तक की शताब्दी व्याख्या करने की अपेक्षा प्रेम और भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें उदार भावनाओं और विचारों का विकास हो सकता था। धार्मिक संकीर्णता की नीचे निगाह से देखा जाने लगा और इसी वातावरण अकबर का जन्म और लालन पालन हुआ। सत्ता संभालते अकबर ने चंद शुरुआती कदम उठाए। उनमें से एक था कि उसने मुस्लिम राज्य में गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाले जजिया नामक व्यक्ति कर को उठा लिया। यद्यपि यह कोई भारी कर नहीं था, यद्यपि लोग इसे नापसंद करते थे क्योंकि यह कर प्रजा में भेद करता था। साथ ही अकबर ने प्रयाग, बनारस के पवित्र स्थानों पर स्नान करने वाले लोगों पर लगाया गया तीर्थ कर भी समाप्त कर दिया। खुद युद्धबंदियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का रिवाज भी मिटा दिया। इसे धार्मिक विश्वासों के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी नागरिक को समान अधिकार देने वाले साम्राज्य के वास्तविक ने तैयार हो गए। स्वयं हिंदू को सरदारों के वर्ग में स्थान देकर साम्राज्य के उदार सिद्धांतों को मजबूत किया गया। यद्यपि इन नए सरदारों में अधिकांश राजपूत दादा थे, जिनमें से अनेकों ने अकबर और उसके परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कायम किए हुए थे। साथ ही अकबर ने व्यक्तिगत रिश्ते जोड़ लिए, परंतु इनके अलावा दूसरों को भी छोटे छोटे मनसब दिए गए। गैर राजपूत मनसबदारों में राज टोडामल और राजा बिरबल अति प्रमुख थे। इनमें सबसे पहला राजस्व के मामलों का विशेषज्ञ था और तरक्की करके दीवान के पद तक पहुंच गया था। बिरबल बादशाह के सबसे अधिक कृपापात्र दरबारियों में से एक था। हिंदू प्रजा के प्रति अकबर का दृष्टिकोण प्रजा के साथ राजा का कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में उसके विचारों में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। अकबर के जीवनीकार अब्दुल फजल ने उसके विचारों को बहुत सावधानी के साथ पल्लवन किया है। ये विचार राजत्व के संबंध में तैमूरी, फारसी और भारतीय विचारों का मिश्रण है। अबुल फजल के अनुसार सच्चे बादशाह का पद बहुत जिम्मेदारी का पद है, जो देवीगान यानी फर-ए-ज़ादी पर निर्भर करता है। अल्लाह और सच्चे बादशाह के बीच कोई बाधा बनकर खड़ा नहीं हो सकता। सच्चे बादशाह की खूबी यह है कि वह अपने प्रजा को पिता के समान प्यार करता है। उसे धर्म और संप्रदाय के नाम पर भेदभाव नहीं करता। वह हृदय विशाल होता है, जिससे कि वह छोटे और सभी इच्छाओं और कामनाओं पर ध्यान देता है। उसका मानस इबादत खदा भक्ति का होता है। ईश्वर में उसकी आस्था निरंतर बढ़ती रहती है। उसी को वास्तविक शासक मानता है। एक तबके या पेशे के लोगों को दूर तबके या पेशे के लोगों को कर्तव्य और दायित्वों में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए समाज का संतुलन कायम रखना ही बादशाह का प्रमुख कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात है कि वह सांप्रदायिकता की धूल को माहौल पर फैलने नहीं देता। इन सब खूबियों के मेल से वह चीज़ें बनती है जिसे सुलूकुल या फिर सबके लिए सलामती नीति कहा जाता है। आरंभ में धर्म और दर्शन में अकबर की गहरी रुचि थी। शुरू में अकबर का एक पक्का मुसलमान राज्य था। राज्य के आला काजी अब्दुल नबी खां की वह बहुत इज्जत करता था और एक अवसर पर उसने उसकी चप्पलें भी उठाई थी। लेकिन अकबर के वयस्क होते ही रहस्यवादी विचारों जिसका प्रचार चारों ओर हो रहा था, उसे प्रभावित करने लगा।
और पूरी पूरी रात ईश्वर के चिंतन में लीन रहता। लगातार उसके नाम का स्मरण करता था। अपनी सफलता के लिए ईश्वर के प्रति आभार की भावना से अभिभूत होकर कई सुबह वो निपट अकेले आगरा में अपने राजमहल के निकट एक बड़े पत्थर पर उठ बैठकर प्रार्थना और ध्यान में मग्न हो जाता था। धीरे धीरे वो संकीर्ण कट्टरता के मार्ग में विमुख हो गया। जैसा कि हम देख चुके, जजिया और तीर्थकर वो पहले ही समाप्त कर चुका। उसने अपने दरबार में उदार विचारों वाले मेधावी व्यक्तियों का एक समूह इकट्ठा कर लिया। इससे सबसे प्रमुख समूह है कि अबुल फजल में उसका भाई फैजी था। इन दोनों भाइयों और तथा उसके पिता में जो एक प्रसिद्ध विद्वान था, मुल्लाओं ने इसलिए बहुत सताया कि उनकी सहानुभूति मजहबी विचारों से थी। तीसरा प्रमुख व्यक्ति महेश दास नामक एक ब्राह्मण था, जिसे बीरबल का खिताब दिया और अकबर के साथ हमेशा साय की तरह मौजूद रहता था। 1575 में अकबर ने नई राजधानी फतेहपुर सिकरी में एक कक्ष बनवाया, जिसे इबादत खाने या प्रार्थना कक्ष कहा जाता है। इबादत खाने में धर्म तत्वों, रहस्यवादियों और अपने दरबार में जाने माने विद्वानों और बौद्धिक जनों की गोष्ठियों को आयोजित करता था। अकबर अपने साथ धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा किया करता था। अक्सर कहा जाता है कि ए मुल्लाओं, मेरा एकमात्र लक्ष्य सत्य का अनुसंधान करना है, सच्चे धर्म के सिद्धांतों का पता लगाना है और उन्हें उद्घाटित करना है। आरंभ में इस तरह की कार्रवाइयों में केवल मुसलमानों को शामिल किया जाता था। ये कार्रवाई अनुशासित और व्यवस्थित नहीं होती थी। बादशाह की उपस्थिति में भी मुल्ला लोग आपस में खींचतान करते थे, चीखते चिल्लाते थे, एक दूसरे से दुर्वचन कहते थे। मुल्लाओं के व्यवहार और अहंकार और पाखंड से अकबर को घोर विरक्ति हो गई और वह उनकी ओर उन्मुख होकर बैठ गया। अब अकबर ने इबादत खाने के द्वार सभी के लिए खोल दिए, न केवल ईसाइयों और जरूसते हिंदुओं और जैनों के लिए, बल्कि नास्तिकों तक के लिए चर्चा और बहसों का दायरा बढ़ा। और जिन मसलों पर भी सभी मुसलमान एकत्र होते थे, उन पर भी वैसे का कुरान के अंतिम इलाही ग्रंथ होने पर, मोहम्मद के रसूल होने पर, क़यामत और अल्लाह के स्वरूप में वाद विवाद होने लगे। इसमें मुल्ला लोग आतंकित हो गए। अकबर के इस्लाम के त्याग के बाद वो तरह तरह के अफवाहें उड़ाने लगे और एक आधुनिक लेखक आर.पी. त्रिपाठी के शब्दों में अलग अलग धर्मों के लोग अकबर के धीरज और खुले दिमाग को तरह तरह के रंग देकर पेश करने लगे। इबादत खाने में उसे यश देने के बजाय अधिकाधिक अपयश दे रहा था। इसी समय आला सदर अबुदनी की कारगुजारियों की जांच की गई। अब दुनिया को धर्मांध जर्मनियों मदाद ए अमासास के वितरण में घोर भ्रष्टाचार और अत्याचार का दोषी पाया गया। उसने एक अन्य भ्रष्ट तरीकों से भी काफ़ी संपत्ति इकट्ठी कर ली। वह एक धर्मांध व्यक्ति था। उसने सियाओं और मथुरा के ब्राह्मणों को उनके धार्मिक विश्वासों का मृत्युदंड दे दिए। पहले तो अभिदन्यु को सत्ता विहीन कर दिया और हर वंशों को मदद ए महास के वितरण के लिए एक सदर नियुक्त कर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद वो बर्खास्त करके हज के लिए मक्का जाने का हुक्म दिया। लगभग इसी समय 1779 से 80 में पूर्व में एक विद्रोह भड़क गया। काजू ने कई फतवे देकर अकबर को काफिर करार दे दिया। अकबर ने विद्रोह को दबा दिया और काजियों को सख्त सजा दी। मुल्लाओं के मुकाबले अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अकबर को एक मजहर या घोषणा जारी की। इसमें दावा किया गया था कि जिन लोगों को कुरान की व्याख्या करने का हक है, उनके बीच अर्थात मुत्तहिदों के बीच यदि मतभेद हो तो उसे सर्वाधिक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा की हैसियत से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसका स्थान खुदा की निगाह में मुजतहिदों से ऊंचा है, अकबर को अधिकार है कि वह उनकी व्याख्याओं में ऐसी व्याख्या को चुन ले जिसमें देश को लाभ होगा और जो सुव्यवस्था के हक में होगी। उसने दावा भी किया कि यदि अकबर कुरान के अनुसार और देश को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कोई नया हुक्म जारी करे तो सभी लोगों को बंधा हुआ होना चाहिए। प्रमुख उलमाओं के हस्ताक्षर जारी किए गए। घोषणा के समर्थ को अभोग मत का आदेश टॉक्टिंग ऑफ इफेक्टिबिलिटी कहा गया, जो कि सही नहीं है। अकबर ने उस स्थिति को सिर्फ एक ही व्याख्या से चुनने का अधिकार का दावा किया था जब कुरान की व्याख्या करने के हकदार लोगों में मतभेद हो। देश के विभिन्न भागों में शियाओं, सुन्नियों और महादियों के बीच रक्त संरंजित संघर्ष हो रहे थे। ऐसे समय में अकबर ने अधिक से अधिक सहिष्णुता बरतना चाहता था। इस संधि की कोई गुंजाइश नहीं है। मजहर साम्राज्य में धार्मिक परिस्थिति की स्थिरता प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ। अकबर को देश के विभिन्न धर्मों के मानने वालों के बीच एक मिलन बिंदु की तलाश की कोशिश में वैसे कामयाबी नहीं मिली।
इबादत खाने की गवष्टियों और बहस मुझसे से भिन्न भिन्न धर्मों के बीच सद्भाव पैदा नहीं हो पाया। उल्टे उसने और भी कटुता पैदा कर दी, क्योंकि हर धर्म प्रतिनिधि से दूर दूसरे धर्मों की निंदा करते थे और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते थे। 1582 में अकबर ने इबादत खाने में बहसों का सिलसिला बंद कर दिया, लेकिन उसने सत्य की तलाश नहीं छोड़ी। उसके कटु आलोचक बदायूं तक कहता है कि लोग दिन रात तक इसी तलाश में लगे रहते थे और कुछ नहीं करते। अकबर ने हिंदू धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या करने के लिए पुरुषोत्तम, देवी और जरुस्ती धर्म के उसूलों का खुलासा करने के लिए महाजी राणा को निमंत्रित किया। वह कुछ पुर्तगाली पादियों से मिला और ईसाई धर्म के सिद्धांतों को बेहतर समझ हासिल करने के लिए इस अनुरोध के साथ दूतमंडल गोवा भेजा। 2 विद्वान मिशनरी को उसके दरबार में भेज दिया जाए। पुर्तगालियों ने अकाविवा और मोन्सेरेट नामक 2 मिशनरी को अकबर के दरबार में भेजा और वहाँ जो 3 वर्ष तक रहे। ये मिशनरी अकबर के धार्मिक उभाव के बारे में अच्छा विवरण छोड़ गए थे, लेकिन अकबर को ईसाई बनाने की आशा करते थे। ऐसा मानने को कोई आधार नहीं दिखाई देता। अकबर जैनों के संपर्क में भी आए। उनसे अनुरोध पर काठियावाड़ के प्रमुख जैन मुनि हीरा विजय सूरी से भी उसके दरबार में 1-2 साल बिताए। हीरा सूरी भी आया था, ठीक है। उन्होंने विभिन्न धर्मों और संपर्क, उनके विविधतापूर्ण ग्रंथों के अध्ययन और सूफी संतों और रोगियों से हुई चर्चा में अकबर को धीरे धीरे प्रतीत हो गई विश्वासों और संप्रदायों के भेद के बावजूद सभी धर्मों में कुछ कुछ अच्छाइयाँ हैं जिन विवादों पर जला पड़ा हुआ है। उसे लगा कि सभी धर्मों के अच्छाइयों पर जोर दिया जाए तो सद्भावना और सुलह का वातावरण तैयार होगा, जिससे देश की बहुत भलाई होगी। उसने भी महसूस किया कि ईश्वर के अलग अलग नामों के बावजूद वस्तुतः एक ही है। बदायूं कहता है कि संसार पर जो विभिन्न प्रभाव पड़े उनके फलस्वरूप उसके मन में धीरे धीरे पत्थर की बाहरी रेखाओं की तरह विश्वास जगा। सभी धर्मों में कुछ न कुछ विवेकी लोग थे, इसलिए यदि कुछ न कुछ सच्चा ज्ञान सर्वत्र विद्यमान है तो सत्य को एक ही धर्म में सीमित होना चाहिए। बदायूं का दावा है कि इसके परिणाम स्वरूप अकबर इस्लाम से विमुख हो गया और उसने एक नए धर्म की स्थापना की जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म आदि का मिश्रण है। लेकिन आधुनिक इतिहासकार के दावे को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उसकी राय थी बदायूं ने बात को अतिरंजित किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि अकबर ने किसी नए धर्म की उद्घोषणा की या ऐसा करने का उसका इरादा था। इसलिए उसने अबुल फजल और बदायूं के तौहीद-ए-इलाही शब्द का प्रयोग किया, जिसका मतलब है एकेश्वरवाद। साथ ही दीन अर्थात धर्म 80 साल बाद जोड़ा। तौहीद-ए-इलाही वास्तव में सूफी मत जैसा एक पंथ था। इसमें शरीक होने के इच्छुक व्यक्तियों में जितने नामों को वास्तव में अनुमोदन किया गया था, अधिकांश इसके सदस्य बन गए। दीक्षा का दिन रविवार होता था। नव दीक्षित व्यक्ति अपना सिर सम्राट के चरणों में रख देता था और उसे प्यार से उठाकर उसे मंत्र देता था। सूफियों की भाषा में जिसे शास्त्र कहा जाता था, उसे उस मंत्र को बार बार दोहराना और उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होता था। अकबर का प्रिय सिद्धांत सूत्र अल्लाह ओ अकबर या अल्लाह महान है शामिल था। दीक्षितों को मांसाहार का त्याग करना पड़ता था, कम से कम अपने जन्म के महीने में। अपने के जन्म के दिन उसे तरह तरह के पकवानों का भोज और दान देना पड़ता था। कोई धर्म ग्रंथ नहीं होता था, कोई पुरोहित वर्ग नहीं था, ना ही किसी तरह पूजा स्थल या दीक्षा के अलावा कोई कर्मकांड ही था। अकबर ने किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग नहीं किया था, ना ही लोगों को इस पंथ में शामिल करने के धन का इस्तेमाल किया। बदायूं ने भी कहता है कि सदस्यों की निष्ठा की 4 अवस्थाएं हुआ करती थी: संपत्ति का अर्पण, जीवन का अर्पण, सम्मान का अर्पण, धर्म का अर्पण। यह अवस्था उसी प्रकार की थी जैसे सूफियों को गुजरना पड़ता था। धर्म के अर्पण का मतलब था मान्यताएं और आचारों का त्याग, जो फिर सूफियों के अनुरूप ही था। इसमें केवल कुछ ही सरदार थे, जिनमें बीरबल भी एक थे। उनमें शामिल होने के लिए आमंत्रित जाते। राजा मान सिंह को आमंत्रित किया गया था, पर इन्होंने इनकार कर दिया। जिन 4 अवस्थाओं का वर्णन बदायूं ने किया था वो थे: तौहीद-ए-हिंद के अर्थ में नहीं समझना चाहिए। तौहीद-ए-इलाही को अत्यंत काफ़ी बड़ी संख्या में लोग सम्राट के से यह मुराद बने। मुरीदों को भर्ती करने के लिए अकबर को कुछ राजनीतिक उद्देश्य थे। वह चाहता था कि सरदारों को एक दल हो जो उसके प्रति व्यक्तिगत तौर पर वफादार हो, सुलह कुल पर आधारित हो, उसके राज्य की कल्पना का समर्थन करे, जिसमें धार्मिक भिन्नता का लिहाज किए बिना हर वर्ग को समान सहनशीलता और आदर प्राप्त हो। बदायूं जैसे कट्टरपंथी लोग
इसकी कल्पना से सहमत नहीं थे। अकबर की कोशिश के बारे में विद्वानों का कहना है, बहुत से नाकारे चापलूसी प्रशंसकों ने अकबर को अपने युग का इंसान एक कामिल या पूर्ण मानव कहकर उसके दिमाग में फेर दिया था। उन्हीं के कहने पर अकबर ने पाबोस या शहंशाह के सामने जमीन चूमने की रस्म प्रारंभ की, जबकि पहले सिर्फ अल्लाह को याद कर लोग ऐसा करते थे। शासक को लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार की शक्तियों से युक्त मानने के लिए अनेक पूर्व उदाहरण थे। अबुल फजल का कहना है कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन लोगों को अपने बादशाह की ओर मुक्त भी होना स्वाभाविक था। अकबर इस लायक था कि वो लोगों को अध्ययन में सुख दे सके, परस्पर संकृत धर्मों और संप्रदायों के बीच सद्भावना स्थापित कर सके। तौहीद इलाही अकबर की मृत्यु के साथ ही अंत हो गया। हालांकि मुरीद बनने और शास्त्र देने की प्रथा जहांगीर ने अपने काल में कुछ समय तक जारी रखी, परंतु सरदारों की वफादारी को व्यक्तिगत बंधनों सुदृढ़ करने के लिए अकबर की कोशिश सफल हुई। बहुत से सरदारों ने स्वयं को गर्व से सम्राट का बंदों या गुलामों में मुरीद कहना नहीं छोड़ा। साथ ही आमतौर पर उन्होंने ऐसा लोगों को अपना समर्थन नहीं दिया जो सामाजिक और राजनीतिक मामलों में धार्मिक कट्टरपंथी विचारों का प्रचार करते थे। तथापि बादशाह समाज चमत्कारी शक्तियों से युक्त होता था, जिसमें लोग उसकी स्पष्ट मात्रा से निरोग हो सकते थे या पानी से भरे बर्तन या उसके स्वच्छ श्वास लेने में वह स्वस्थ हो सकते थे। इस तरह मान्यता जारी रही और औरंगजेब जैसे रूढ़िवादी शासक भी इस विश्वास का त्याग नहीं कर पाया। अकबर ने विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कुल या शांति या मेलजोल पार के तरीकों को भी जोर देने की कोशिश करी। उसने संस्कृत, अरबी, ग्रीक आदि कृति को अनुवाद करवाने के लिए विशाल अनुवाद विभाग स्थापित किया। इसमें सबसे पहले सिंहासनपति, अर्थदेव और बाइबल का अनुवाद प्रारंभ किया। इसके बाद महाभारत, रामायण, गीता अनुवाद प्रारंभ किया। पंचतंत्र भूगोल संबंधी कई रचनाओं का अनुवाद किया गया। शायद पहली बार उसने कुरान का भी अनुवाद किया। अकबर ने कई सामाजिक और शैक्षिक सुधार भी किए। उसने सती प्रथा की समाप्ति की। यदि कोई स्त्री अपनी इच्छा से सती होने पर आग्रह पर डट जाए तो वैसा करने की छूट होती थी। जिसने अपनी पति से सहवास न किया उसे अल्पायु में विधवा हर हाल में सती होने की मनाही थी। विवाह विधवा को कानूनी समर्थन दिया गया और पहली पत्नी बांझ न हो तो एकाधिक से विवाह करना अकबर को नामंजूर था। विवाह की उम्र को लड़कियों में 14 वर्ष और लड़कों में 16 वर्ष कर दी। शराब वगैरह की बिक्री कई तरह से सीमित कर दिया गया, लेकिन सभी में सुधार नहीं हुए। हम जानते हैं कि सामाजिक कानूनों की सफलता का बहुत हद तक जनता के सुरक्षा सहयोग पर निर्भर थी। अकबर अंधविश्वासों के युग से जी रहा था। मालूम होता है कि उसके समाज सुधारों को थोड़ी बहुत कामयाबी हासिल हुई थी। अकबर के शिक्षा के पाठ्यक्रम संशोधित किया गया। उसने नैतिक शिक्षा और गणित में कृषि, ज्यामिति, खगोल विज्ञान, शासन के नियम, तर्कशास्त्र, इतिहास जैसे धर्मेतर विषयों की दीक्षा पर जोर दिया। उसने कलाकारों का उपयोग, चित्रकारों से प्रेशर दिया और इतना प्रेशर दिया कि उसका दरबार नवरत्न कहे जाने लगे। विभिन्न क्षेत्रों में मुखर व्यक्तियों के लिए प्रसिद्ध किया गया। इस प्रकार अकबर के अधीन राज्य सामाजिक मामलों में मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, उदार, प्रबुद्ध बन गया और सांस्कृतिक समारोह को बढ़ावा संस्कृत में माना गया।